पुलवामा में कुछ आतंकी ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया। हमने उनके घरों में घुस के मारा। जो जवान थे ग्राउंड पे, जब उनको ये खबर मिली, उनका क्या रिएक्शन था? अगर इंडियन आर्मी में कोई सोल्जर है या कोई ऑफिशियल है, वो अगर रिजाइन करना चाहता है, उसकी वाइफ उसको डिवोर्स दे रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि आप मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो रिजाइन नहीं कर सकता है। मेजर गोगोई का उन्होंने जीप के सामने एक मिलिटेंट को बांध दिया था। बहुत बढ़िया किया मेरे हिसाब से। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमने उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करा और उनको मार के तोड़ के हम आए। अगर ये पासा उल्टा पड़ जाता तो मोदी साहब तो खत्म थे मेरे हिसाब से। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है या बहुत ज्यादा अनफेयर? 26/11 कुछ गिने चुने टेररिस्ट इंडिया में आए और सॉरी टू से लेकिन हमें ठोक के चले गए। इंडियन आर्मी जो काम करती है उससे पॉलिटिक्स भी थोड़ी इधर उधर होती है। फौज में बहुत सिंपल है, एक गोली एक दुश्मन, एक गोली से एक को ठोकना। आपने बोला कि जब हम इंडियन आर्मी में जाते हैं या आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये चीजें सही है? एक जवान ने एक इशू रेज किया था कि इंडियन आर्मी में जली हुई रोटियां मिलती हैं और बिल्कुल पतली पानी वाली दाल मिलती है, तो हम बॉर्डर पे जाके कैसे लड़ेंगे? क्या रियलिटी ऐसी है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट ला रहे हैं आप लोगों के लिए। आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत अलग है। इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं मेजर कविश जी। इंडियन आर्मी में कई साल सर्व किया है, सीनियर पोजीशन पे सर्व किया है। इनसे कुछ ऐसे एंगल्स को जानने की कोशिश करेंगे इंडियन आर्मी के, जो शायद आज पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या बहुत कम अवेलेबल है। सबसे पहले तो मेजर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया पॉडकास्ट में आने के लिए। आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जी। बहुत सारे लोग, आर्मी में भी एक सेक्शन है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं जी। आप खुल के उनकी बात कर रहे हो और मुझे लग रहा है कि आपकी जो वो आवाज है ना, उसको और ज्यादा जोर से उठाने की जरूरत है जी। अगर इंडियन आर्मी में एक भी कोई शख्स है जो कोई बात कहना चाहता है, शायद वो नहीं कह पा रहा है, मेरे हिसाब से आपके जैसे लोग जो आज आगे आके उन बातों को कह रहे हैं, तो वो आई अप्रिशिएट दैट एंड आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू ऑन दैट। थैंक यू। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कविश भाई आपसे, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि अगर इंडियन आर्मी में कोई सोल्जर है या कोई ऑफिशियल है, वो अगर रिजाइन करना चाहता है, उसकी वाइफ उसको डिवोर्स दे रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि आप मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, और वो रिजाइन करना चाहता है, तो वो रिजाइन नहीं कर सकता है, तो राइट टू रिजाइन नहीं है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। क्या ऐसा है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि आर्मी इज़ अ वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। आई लाइक इट वेरी मच। कुछ पॉलिसीज हैं जो मुझे ठीक नहीं लगती हैं, ओके, और उनका एग्जीक्यूशन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन माय ओपिनियन आर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर हेड्स एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। हैविंग सेड दैट, सो आर्मी में जो फंक्शन है, जिस तरीके से आर्मी चलती है और चलनी भी चाहिए, वो ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप फॉर मास रेजिग्नेशंस, बिकॉज we have to guard our borders from external adversaries, from our unfriendly neighbors, that is China and Pakistan specifically, and anyone who may want to attack us, and also from militants and terrorists and this kind of people, and we are also giving aid to civil authorities. So it is important that people should not be going out in huge numbers. That is why there is one Army Rule 16B or maybe 16C which says that an officer shall have no right to resign his commission, but he may prefer an application submitted to the central government, and it will be the prerogative of the central government to accept or reject that application. मतलब कि अगर आपको रिज़ाइन करना है तो आप केवल दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो अब आर्मी में 99% टाइम्स आप जब पहली बार एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। वो एप्लीकेशन लगाने के प्रोविजंस भी इतने कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं। देखिए, एक ऑफिसर की जनरली 2 साल के लिए एक पोस्टिंग होती है। लेट अस से आई एम सर्विंग इन श्रीनगर, मैं वहाँ पे 2 साल के लिए हूँ, तो प्रावधान ये है कि पोस्टिंग पे आने के पहले 6 महीने में नहीं लगा सकते, लास्ट 6 महीने में नहीं लगा सकते, तो बचा वो 1 साल।
वो 1 साल के बीच में वो ऑफिसर कोशिश करेगा, वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को सबमिट करेगा, वो 2-3 बार ऑब्जर्वेशन लगा के वापस देंगे. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज आई एम हैंडलिंग 3 cases right now in AFTs and high courts in which someone is trying to resign from their commission but the government is not allowing. So it actually comes to the stage of divorce. बिल्कुल होता है. और कई बार ये कोशिश करनी पड़ती है उनको कि हम ये बोलते हैं कि सी वी कैन यूज दिस एज अ स्ट्रैटेजी टू फैसिलिटेट द डिवोर्स, टू फैसिलिटेट द रेजिग्नेशन. देखिए, क्योंकि सरकार ने कुछ 3-4 ग्राउंड्स बना रखे हैं. या तो आपके पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, वो डेथ बेड पे हैं और घर में कोई बंदा नहीं है, जैसे मेल मेंबर जनरली नहीं है. अगर मान लीजिए आप मेल ऑफिसर हैं और घर में आपके कोई भाई बहन नहीं है या कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है जो कि आपके माता पिताजी की देखभाल कर सकते हैं और वो डेथ बेड पे हैं, तो आपको कहेंगे ठीक है भाई तुम रिजाइन कर सकते हो. या यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड और समवेयर, तो आप रिजाइन कर सकते हो. या आपकी कोई ऐसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिससे मान लीजिए आपके चचेरे भाई या कोई ऐसे कजन्स उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अकेले सक्षम मेल मेंबर हैं, आप उस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, तो आपका घर पे रहना ज़रूरी है. इसलिए ये लोग रेजिग्नेशन अलाउ करेंगे. तो अब ये परिस्थितियां सबकी नहीं होती हैं और कितना झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे. तो कुछ लोग एक्चुअली डिवोर्स की स्थिति आती भी है और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लें कि मेरी वाइफ ने मुझे लीगल नोटिस दिया कि आई विल इनिशिएट डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, जिससे कि वो मुझे रिजाइन करने दें. नाउ सी व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम इज बिकॉज सी थिंग इज समवन इज गेटिंग कमीशन्ड इन द आर्मी व्हेन यू गेट इनटू ट्रेनिंग. जनरली अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो एक बच्चा आता है, टीनेजर होता है वो, मान लीजिए उसने लक्ष्य जैसी कोई मूवी देखी, बॉर्डर, LOC कारगिल, अ फ्यू गुड मैन, अंग्रेजी बहुत मूवीज़ हैं, तो वो 15-16 साल की उम्र में वो मूवी देख रहा है. 17.5 साल की उम्र में जब उसने 12वीं खत्म करी, दैट टाइम ही इज़ कमिंग इनटू एनडीए, या 18-18.5 साल की उम्र में. तो यू इमेजिन वो क्या एज है 17 साल में. आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप मैरिज नहीं कर सकते, आप सेक्सुअली भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते लीगली स्पीकिंग, यू नो, इफ द गर्ल इज लेस देन 18, बिकॉज पॉक्सो एक्ट में आप पकड़े जाएंगे. तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कर सकते हो. मैं 54 साल तक मुझे नौकरी करनी है. 17 साल के बंदे ने ये डिसीजन लिया कि मैं 54-56 साल तक की नौकरी करूंगा, उससे पहले मेरे पास बाहर आने का कोई राइट नहीं है. अब अगर मान लीजिए वो बंदा अच्छा है, वेल परफॉर्मिंग ऑफिसर, 4 साल उसने 3 साल एनडी में ट्रेनिंग करी, 1 साल IMA में ट्रेनिंग करी, 4 साल 21 साल 22 साल की उम्र में वो बंदा ऑफिसर बन गया. मान लीजिए किसी वजह से उसे आर्मी नहीं पसंद आ रही, बहुत लोगों को नहीं पसंद आती. इट इज़ अ रिगरस जॉब, इट इज़ डिफिकल्ट, देर आर मैनी डिफिकल्टीज, there are many restrictions, you cannot do many things. If you have girlfriend boyfriends, you cannot speak to them, you may be posted in far off places. फाइनेंशियली इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, इंटेलेक्चुअल कोई बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं होता है, कई लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होती है. इट इज़ गुड फॉर मैनी रीजंस बट सम पीपल डोंट लाइक इट. सपोज यू डोंट लाइक इट, यू आर 24-25 एंड दे आर नॉट अलाउइंग यू टू रिजाइन. आप सरकार पे बोझ बन के नौकरी करेंगे अगले 30 साल तक. हाउ इज इट बेनिफिटिंग द नेशन? इससे बढ़िया उस बंदे को जाने दो, मेरा ये व्यू है. उससे आप प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ले लो. जैसे मान लीजिए सरकार ने लगभग 19 लाख रुपए अगर आपकी ट्रेनिंग में खर्चा किया आपको ऑफिसर बनाने के लिए, और आपने 2 साल नौकरी करी, आपको 20 साल नौकरी करने की जरूरत थी, तो जो प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा बेसिस पे 17-17.5 लाख रुपए जो बचता है वो आप उससे ले लो, उसे जाने दो. इट इज ऑल्सो इन वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसमें ये लिखा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. देखिए, जितना मैं जानता हूं आप शायद पहले कॉर्पोरेट जॉब में थे, आपको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था, या आप अपनी ग्रोथ चाहते थे, या कोई भी रीजन था, आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, जो भी मर्जी आपकी. लेकिन अगर मान लीजिए हम आपको कहें कि जी नहीं, आपको यही कॉर्पोरेट में ही नौकरी करनी पड़ेगी, भले ही आपकी इसमें कोई ग्रोथ ना हो, भले ही आपको अच्छा ना लग रहा हो, भले ही आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ रहा हो, तो दिस इज नॉट गुड ईदर फॉर यू और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द नेशन ऑल्सो. बिकॉज जो बंदा बोझ बन गया है, जिसको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, जिसको वो संस्था अच्छी नहीं लग रही, वो क्या तो प्रोडक्टिव काम कर लेगा. सेकेंडली, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग में ही उनकी सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गया. जैसे मान लीजिए उनके खिलाफ कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, या उनका कोई कोर्ट मार्शल हो गया, समरी ट्रायल हो गया, कुछ भी, या सीनियर से बहस हो गई, उसने आपका ACR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को खराब कर दिया. देखिए, आर्मी में अनफॉर्चुनेटली और नेवी एयरफोर्स में भी जो प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर है ना, जो संस्था है, वो बहुत पिरामिडिकल है. इट इज़ अ स्टीप स्ट्रक्चर. तो लगभग शायद 4 में से 4 लेफ्टिनेंट कर्नल में से शायद एक ऑफिसर कर्नल बनेंगे. मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, 30% होगा, 40% होगा,
जो भी है 20% होगा, लेकिन ये बाकी जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बहुत कम है। जैसे कि ये जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें हर एक व्यक्ति शायद 18-20 साल की उम्र में 18-20 साल की सर्विस में शायद जॉइंट सेक्रेटरी रैंक तक पहुंच जाता है, जो कि आर्मी के मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होता है। उनमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो, आपका प्रमोशन टाइमली होता जाएगा काफ़ी हद तक। लेकिन आर्मी में प्रमोशंस बहुत स्लो हो जाते हैं। तो जो बंदे की सर्विस पहले 2-3 साल में ही खराब हो गई, अब उसे पता है मेरे को सिलेक्शन ग्रेड कर्नल रैंक तो मिलेगा नहीं, मैं कभी लाइफ में ब्रिगेडियर नहीं बन सकता, मैं कभी मेजर जनरल नहीं बन सकता, उसकी क्या मोटिवेशन है अच्छे से स्लॉग करने के लिए? तो अब ऐसा बंदा जो कि बोझ है इन अ सर्टेन सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन उसकी वो मोटिवेशन नहीं है। यू शुड बी हैविंग अ फोर्स which is motivated not just to serve the nation properly, but people who are also looking for personal advancement, because only when they are looking for personal advancement will they give their 100% to the job, right? अगर आपको पता है कि आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा प्रमोशन के टर्म्स में, पैसा तो आपका वैसे ही नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो तो जितना है सैलरी उतनी ही मिलेगी, तो अगर आपको कुछ बढ़ नहीं सकता, देखिए हम इतने बड़े संत नहीं हैं, हम इतने साधु नहीं हैं कि वो भगवान कृष्ण का जो वो गीता में जो सुझाव है कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, हम लोग मेरे ख्याल से 99% ह्यूमन बींग्स वैसा नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता और लोग नहीं करते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं तो बस भले ही मेरा कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन मैं फिर भी उतनी ही मेहनत करूंगा जितना वो बंदा प्रमोशन करेगा जितना वो बंदा मेहनत करेगा जिसका प्रमोशन का चांस है। ऑब्वियसली वी विल नॉट। मान लीजिए आपका जो भी बिजनेस है, अगर आपको पता है कि मैं कुछ भी मेहनत करूं या ना करूं, मान लीजिए आपका आज का टर्नओवर मेरे को नहीं पता 5 करोड़ रुपए है, सॉरी 500 करोड़ है, ठीक है, आपका टर्नओवर 500 करोड़ का है, आप मेहनत करें या ना करें आपका 500 करोड़ ही रहेगा हर साल, या उसमें 5% 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो आपकी कितनी मोटिवेशन रहेगी कि आप बहुत स्ट्रगल कर लें? सो दैट इज द पॉइंट। पीपल हु वांट टू गो आउट ऑफ सर्विस should be allowed to go out of service. There are many organizations, IPS officers होते हैं, IRS officers होते हैं, RBI में officers होते हैं, people are resigning, their resignations are being accepted, chief ministers are resigning, they are being accepted. Okay. राइट टू रिजाइन इज एन इशू। अच्छा, जो भी ऑडियंस हमारी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक चीज़ जैसे कविश भाई ने भी क्लियर करी, मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आर्मी जो इंडियन आर्मी है दैट्स अ प्राउड ऑर्गेनाइजेशन जिस पे हम सब गर्व करते हैं। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई 1-2 पहलू ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिनको बेटर किया जा सकता है, तो उन पे बात होनी चाहिए। तो ये पॉइंट पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ कविश भाई? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑडियंस को ये ना लगे कि हम आर्मी की बुराई कर रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा बस एक बात यहाँ बोलना चाहूँ, क्योंकि जो मैं वीडियोस देखिए ये ब्रिटिश के टाइम की मोस्टली बनाई हुई पॉलिसीज़ और लॉज हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। आज तक मिलिट्री रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स और बहुत सारे और रिफॉर्म्स हो चुके हैं। तो जो मैं कोई चीज़ को पॉइंट आउट करता हूँ उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल जाता है। एक किसी ने लिख रखा था कुछ दिन पहले कि इनको बहुत अकड़ है कि आर्मी में मेजर थे। वो मैंने इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा जब हम लोग शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन होने चाहिए जॉब के। वो कह रहा है कि आपको अकड़ है। जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, मेरे को बहुत अकड़ है इस बात की कि मैंने आर्मी में नौकरी करी है। मैंने अपने जीवन के अपने गोल्डन ईयर्स के 11 ईयर्स अपनी देश की सेवा में दिए हैं। मुझे इस बात की बहुत अकड़ है, बहुत ऐंठ है, घमंड है, गुरूर है। आई एम प्राउड, आई एम कंसीटेड दैट आई हैव गिवन 11 ईयर्स ऑफ माई यूथ टू द सर्विस ऑफ द नेशन। और मैं ये कहना चाहता हूँ हर फौजी को इस बात पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल घमंड होना चाहिए। हाँ जी, हमें बिल्कुल अकड़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो राइट्स बनते हैं या जो आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में जो इंप्रूवमेंट का स्कोप है हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आई विल कॉल अ स्पेड। ये काला रंग है, मैं इसे काला ही कहूंगा। अगर आर्मी है तो इसका ये मतलब नहीं कि सफेद रंग हो गया। ठीक है। और कविश भाई बात वो भी है ना कि दुनिया में जो भी चीजें हैं हर चीज को इंप्रूव किया जा सकता है, हर चीज को बेटर किया जा सकता है, और चीजें बेटर तभी होती है जब उसके लिए आवाज उठती है। तो अगर आज हम 2-4 आर्मी की पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे लास्ट वीक मेरा पॉडकास्ट था मेजर जनरल यशपाल मोर्जी के साथ था, वो अभी पोस्ट नहीं हुआ है, होना है पोस्ट। तो उनके साथ भी हमने कुछ ऐसे सवाल डिस्कस किए थे। अग्निवीर स्कीम को हमने काफी डिस्कस किया था और उन्होंने इस स्कीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन आर्मी में प्रॉब्लम है, उनके मोटिवेशन में प्रॉब्लम है, स्कीम में या उस पॉलिसी में प्रॉब्लम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। जी, तो जितने भी ऑडियंस है उसको ये क्लियर करें कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट इंटेंट इज नॉट टू
प्रॉबली डीमीन इंडियन आर्मी, ये तो ऐसी चीज है जिसपे हम प्राउड करते हैं। मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं एक एक्स मेजर जनरल के साथ बैठा हुआ, मेजर के साथ बैठा हूँ, सॉरी, तो जनरल यश, जी, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज मैं एक मेजर के साथ बैठा हुआ हूँ जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया है, तो वो तो हमें प्राउड फील होता है जी। इसी टॉपिक पे कविश भाई एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। आप ही के रील पे मैंने देखा था, वो जब हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, आपने बोला कि जब हम इंडियन आर्मी में जाते हैं या आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज नहीं कर पाते हैं। जो हमारे पुराने फ्रेंडशिप्स होते हैं, पुराने सर्कल्स होते हैं, वो काफी हद तक हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या ये चीजें सही है? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। इस पॉलिसी की मैं बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। सी, लाइक आई ऑलरेडी सेड, इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ वेनरेबल इंस्टीट्यूशन, और भारतीय सेना बहुत सक्षम है हमें अपने जो दुश्मनी ताकतें हैं उनसे डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ लोग, स्पेशली जब हम यंग होते हैं सर्विस में, तो कुछ लोगों को बड़ा जोश होता है, ठीक है, होना भी चाहिए, सही बात है, गर्म खून होता है। तो क्या करते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स या जो अर्ली 20s में होते हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म में या हथियार लेकर के अपनी फ़ोटो लगाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे। तो इससे क्या होता है, अब ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी इंट ऑपरेटिव्स हैं, PIOs, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, या जो उनकी एजेंसीज हैं या जो चाइना की एजेंसीज हैं या जो भी दुश्मनी ताकतें हैं, वो अब ऐसे लोगों को ट्रेस कर लेंगे। ऑब्वियसली यू आर ट्रेसेबल राइट नाउ दीज डेज, राइट? गूगल नोज मोर अबाउट यू देन यू नो अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो अब अगर वो, उनके पास अगर ठीक रिसोर्सेज हैं, वो ट्रेस कर लेंगे कि भाई ये बंदा मेजर रशपाल सिंह इस समय कश्मीर में है और इन्होंने अपनी ऐसी वर्दी में फोटो लगा रखी है, तो ये बंदा ऐसे ऐसे है। और वो फिर उसको ट्रेस करके फिर वो क्या करेंगे, वो किसी ने सुंदर एक कोई मुश्तंडा पाकिस्तानी विलन टाइप ऑफ बंदा, टेररिस्ट होगा, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, और वो किसी सुंदर लड़की की फोटो लगा करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको हनी ट्रैप करेगा, वो अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। और इनके लिए क्या है ना, देखिए, जो सोल्जर्स के लिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर सर्विंग इन हार्श कंडीशंस, दे आर जनरली संडेज आर नॉट ऑफ, जनरली मतलब संडेज ऑफिशियली आर ऑफ, लेकिन उनको अनऑफिशियली बहुत कुछ काम करने पड़ जाते हैं मजबूरन, और वो फौज की नौकरी का पार्ट है। तो अब वो दे आर ओवरवर्क्ड, तो मोटिवेशन कई बार ना लो हो जाती है अब उनको, एंड दे आर नॉट इवन हैविंग एक्सेस टू देयर नॉर्मल फ्रेंड्स। आप सोचिए, आप कश्मीर में हैं, श्रीनगर में हैं, आपके लिए परमानेंट लॉकडाउन है, 3-4 महीने 6 महीने से आप घर नहीं गए हैं, कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। अब उसे दिख रही है कोई लड़की सुंदर, गोरी चिट्टी, ठीक है, इंडियंस को ये भी है, मतलब गोरी चमड़ी हमें बहुत पसंद है, तो अब उसे कोई गोरी लड़की दिख रही है, सुंदर सी यंग लड़की, नाउ शी इज मीठी मीठी बातें कर रही है उस फौजी से। अब वो उसे धीरे धीरे करके सीक्रेट्स निकलवाना शुरू करेगी, भाई बताओ तुम कहाँ पे हो, वो बताएगा जी मैं तो श्रीनगर में हूँ, श्रीनगर में थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहाँ पे मैं घूमना आना चाहती हूँ, फिर वो बातें बताएगा, फिर बोलेगा अच्छा कितने बंदे रहते हैं वहाँ पे, फिर वो बात बताएगा, अच्छा तुम कौन से हथियार चलाते हो, वो बातें बताएगा। तो सोशल मीडिया से देयर वर अ लॉट ऑफ हनी ट्रैपिंग केसेस हैपनिंग, एस्पियनाज कहते हैं इन्हें फौजी भाषा में, और इनमें कुछ कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि जो अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्मी एक्ट, इसमें डेथ पेनल्टी भी लागू है, 34, 35, 36, 37, ये कुछ कुछ सेक्शंस हैं। तो अब, और सी, वी कैन नॉट अलाउ आवर सीक्रेट्स टू गो आउट इनटू पाकिस्तानी हैंड्स और चाइनीज टेरिटरीज, so obviously we need to restrict the access to social media now, but everything has its pros and cons. ये नहीं कि, मान लीजिए, मैं बात बहुत लोगों से कहता हूँ, मान लीजिए देखिए एक चाकू है, चाकू से मान लीजिए जैसे जब कोई राइट्स होते हैं, जब सिख राइट्स हुए थे 1984 वगैरह में, मान लीजिए किस लोगों ने चाकू से, लेटर से, मैं फैक्चुअली नहीं मेरे को एग्जैक्टली पता, मान लीजिए कि उस समय 100 कत्ल हो गए चाकू से, तो क्या आप पूरे चाकू पे बैन लगा देंगे पूरे शहर में या पूरे उस स्टेट में कि भाई कोई भी चाकू यूज़ नहीं कर सकता? अब अगर कोई चाकू यूज़ नहीं कर सकता, तो आप मुझे बताइए कि जो सर्जन है वो ऑपरेशन किस चीज़ से करेगा? चलो सर्जन को आपने एग्जाम्पशन दे दिया, ठीक है भाई आप सर्जन हो, आप करो। हमारे घर में सब्जी मैं किस चीज़ से काटूँ? मेरे को टमाटर काटना है, मुझे कोई आलू काटना है, नॉर्मल सब्जी, अब मैं उसके लिए कहाँ से इंस्ट्रूमेंट लाऊँ? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस सोशल मीडिया ऑल्सो हैड वेरी गुड यूजेस। हर एक बंदा हनी ट्रैप नहीं हो रहा है। अब जो बंदे, इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। जैसे अगर मान लीजिए फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, अगर मान लीजिए मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, सी देयर इज कॉम्बैट स्ट्रेस,
there is work stress, there is overtime stress because many Faujis, including officers and Jawans, are working many times 12 to 14 hours in field locations or even in peace locations. अब उनके लिए मान लीजिए जैसे हम ऑफिस से सपोज हम रात को 10 बजे आ रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट है बंद हो चुका है 10 बजे, जिम है बंद हो चुका है, टीवी नहीं चलता है या वो केबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा केबल नहीं मिल पाता है, इंटरनेट मुझे ज़्यादा चलाने का कुछ मन नहीं है, लेकिन मेरी एक वो एक्चुअल कॉलेज का फ्रेंड है या स्कूल का फ्रेंड है जो लड़का है या लड़की है, अब मैं उससे चैट करके मेरा उससे दिल थोड़ा हल्का होता है. इट इज अ स्ट्रेस बस्टर. हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है. लेट्स से कोई मेरा फ्रेंड है 17 साल का 18 साल का, उसने एनडीए क्लियर कर लिया और वो ऑफिसर बन गया इंडियन आर्मी में, उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तो उसको कैसे बात नहीं करे. अब वही प्रॉब्लम है ना. देखिए अब ये 2020 में आई थिंक या मे बी 19 में होगा, सडनली ये पॉलिसी आ गई कि सब लोगों को अपना सोशल मीडिया पूरा बंद करना है. मतलब आपको शायद एक आध हफ्ते का 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था, 1 महीने का दिया गया होगा शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि आपको अपना फेसबुक डिलीट करना है, सिर्फ उससे अपना अकाउंट भी डिलीट करना है, सिर्फ डीएक्टिवेट नहीं करना है, डिलीट करना है, और आपके फ़ोन में वो फेसबुक का ऐप भी नहीं होना चाहिए. इस तरीके के 88 ऐप्स. अब मान लीजिए आपने सडनली आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वगैरह वगैरह, टिकटॉक और बहुत कुछ होता है, मैं ज़्यादा इतना नहीं यूज़ करता हूँ, मुझे नहीं पता. तो अब अगर मान लीजिए आप सारे प्लेटफॉर्म से एकदम से आपने विड्रॉ कर लिया, आपका कोई दोस्त है कनाडा में बैठा है, वो तो ये सोचेगा ना यार कविश ने तो मेरे को यार ही डज नॉट वांट टू टॉक टू मी, उसने मुझे या तो अनफ्रेंड कर दिया या यार वो मेरे को अभी तक 5 साल से तो हर बार बर्थडे पे विश करता था, मुझे उसका बर्थडे याद ही फेसबुक से आ रहा है, मुझे थोड़ी उसका याद है उसका बर्थडे कब है. अब फेसबुक अब मेरा बंद हो गया, अब मैंने उससे पिछले 6 साल से विश नहीं किया, वो तो ये सोचेगा यार कविश ने तो मुझे या तो यार ही डज नॉट लाइक मी या आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, ही इज डिफ्रेंडिंग मी. और उस तरीके से मेरे 1000 फ्रेंड्स हैं. अब आप बिजनेस में हैं, आप जानते होंगे एक ही कहावत होती है एमबीए की भाषा में, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ. सारा एकदम से आपने नेटवर्क खत्म कर दिया. और हमारे जैसे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की बात कीजिए आप, जो कि एकदम से जिनको लग रहा था कि परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, मैं नहीं हूं, मुझे नहीं लग रहा था परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, मुझे चाहिए ही नहीं था, मैं तो खुद रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था. जिसको परमानेंट कमीशन चाहिए था और उसे नहीं मिला, और मान लीजिए उसे 21-22 2021, 22, 23, 24 में बाहर आना पड़ रहा है, लेकिन उसका सारा नेटवर्क खत्म हो गया. अब उसको जॉब ढूंढने में या अपना बिजनेस सेटअप करने में 10 गुनी प्रॉब्लम होगी. और इसका एक और पहलू बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेस बस्टर था. तो अगर मान लीजिए कोई जवान है जो कि बहुत स्ट्रेस में है, हमने ऐसी नौकरी करी है, रात के 10-11 बजे हम रोज आते थे फील्ड एरियाज में, तो और वो जवानों के लिए स्पेशली वो कई बार आके ठंडा खाना खाते हैं. ऑफिस से निकले 10, साढ़े 10, 11 बजे, जो क्लरिकल पार्टी होती है, क्योंकि लंगर में जो खाना बनाए, लंगर मान लीजिए 500-600 मीटर दूर है, फिर वो 10 बजे जाकर के वहाँ पे ठंडा खाना खाएंगे, 10:30, पौने 11 बजे वो अपने रूम में पहुंचेंगे, तब वो ठीक से किसी से फ़ोन पे ही बात नहीं कर सकते, उनके बीवी बच्चे सो चुके हैं, बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं, उसके पास एक साधन बचता है ले दे करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. मान लीजिए वो बंदा उसको अपना एज अ स्ट्रेस बस्टर यूज़ कर रहा था, वो कोई यूनिफॉर्म में फोटोज़ नहीं लगा रहा था, वो कोई लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहा था, और आपने उसका एकमात्र जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था या स्ट्रेस बस्टिंग का सोर्स था, आपने वो उसे यू हैव टेकन इट अवे. अब वो बंदा डिप्रेशन में है या वो किसी साइकेट्रिक वार्ड में उसकी वजह से भर्ती हो गया या वो कितना डीमोटिवेट हो गया, इसका आपके पास क्या आंकड़ा है? इज देयर एनी रिसर्च यू कैन कैरी आउट कि पिछले 4 साल में 5 साल में जब से सोशल मीडिया पे ये बंदिशें लगी तब से उसकी वजह से कितने लोग डिप्रेशन में गए? हाउ डू यू नो? आई हैव सीन देयर आर सो मेनी पीपल लिविंग इन डिप्रेशन. आई थिंक येस्टरडे नाइट वन ऑफिसर हैड कॉल्ड मी, ही इज इन सिवियर डिप्रेशन, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं वो, और वो आई थिंक ही इज गेटिंग इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस. मतलब उसको एयरफोर्स वाले कह रहे हैं कि आपका ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वी कैन नॉट कीप यू इन सर्विस. अब मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए उसको डिप्रेशन इस वजह से हुआ है कि उसका सोशल मीडिया एक्सेस ही बंद था, तो आपके पास हाउ डू यू आंसर दिस? व्हाट आई एम सेइंग इज द पॉलिसी शुड बी, यू नो, इट शुड हैव चेक्स एंड बैलेंसेस. आप ये मत करिए कि 100% बैन. सिर्फ कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं आर्मी के, उन्हें परमिशन दी गई है यूज़ करने की, लेकिन बाकी जो आम जनता है, जो आम फौजीज हैं, उनको मना कर दिया गया है. तो आप उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगा लेते हैं. आप हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनका सोशल मीडिया चेक कर लीजिए कि वो कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा है, या कम से कम जब वो पीस एरियाज में तब उसे करने दें, या आप कोई अपना एक कॉमन रूम बना लें इंटरनेट का, साइबर कैफे टाइप, वहाँ पे जाके एक बंदा 1 हफ्ते में यूज़ कर ले कम से कम, ठीक है. उसमें आप ऐसे उसको आप मॉनिटर कर दो, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि वो अगर दिख रहा है कि वो कोई लड़की से बात कर रहा है, लड़कियों से बात करना बंद कर दो, कम से कम कुछ तो है, एटलीस्ट यू कैन टॉक टू मेल फ्रेंड्स. आई मीन 100% ब्लैंकेट बैन इज, यू नो, टू एक्सट्रीम अ मेजर. और अगर जिनको करनी है ये एस्पिनाज एक्टिविटीज,
अपने नहीं, अपने फ्रेंड के अकाउंट से फेसबुक चलाएं। अभी भी कुछ लोग कर लेते हैं, फेक प्रोफाइल्स बना रखे हैं। कविश अग्रवाल के नाम से बनाना थोड़ी ना ज़रूरी है फेसबुक प्रोफाइल। राहुल शर्मा जी के नाम से बनाए फेसबुक प्रोफाइल। अब मैं राहुल शर्मा के नाम से बना रहा हूँ, कैसे मेरे को फौज पकड़ेगी? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दिस द पॉइंट दैट ब्लैंकेट बैन अगर है तो इट इज़ वेरी इट इज़ एन एक्सट्रीम मेजर, और इसकी वजह से बहुत जवानों को प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। मैं मतलब देखिए, जितनी भी फौज है, मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ एटलीस्ट 99% फौजीज आर सेंसिबल इनफ। ये हर सैनिक सम्मेलन में और जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें बात बताई जाती है कि आप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से बच के रहें, आप कोई अपनी ऐसी फोटोज़ वगैरह ना लगाएं। तो 99% फौजीज आर स्मार्ट इनफ टू नॉट पुट आउट इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। वो 1% होगा या 1% से भी लेस होगा, जिसकी वजह से ये सारे 99% भी अब पिस रहे हैं। ओके कविश भाई, एक पुराना केस मेरे को याद आ गया इस डिस्कशन से। एक जवान ने एक इशू रेज किया था कि इंडियन आर्मी में, शायद बीएसएफ में थे, कि जली हुई रोटियां मिलती हैं और बिल्कुल पतली पानी वाली दाल मिलती है, तो हम बॉर्डर पे जाके कैसे लड़ेंगे जी। क्या रियलिटी ऐसी है? पैरामिलिट्री फोर्सेस या फोर्सेस में इस तरह का खाना मिलता है? पैरामिलिट्री पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ओके। आर्मी में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खाना मिलता है। ओके। मैंने खुद जाट रेजिमेंट में सर्व किया है। 28 दिन में मैं लाइंस में था, मतलब जवानों के साथ था बैरक्स में। मेरा वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से शिफ्ट होने का ऑफिसर्स मेस में। वहाँ का खाना इतना बढ़िया होता था, मैं तीनों टाइम वहाँ खाता था और ओवर ईट करके आता था हर बार। ठीक है मतलब मेरा संघर्ष ही होता था कि मैं कैसे ओवर ईट ना करूँ। ठीक है। जनरली लंगर्स में बहुत अच्छा खाना मिलता है। उसमें हर हफ्ते में एक ड्यूटी ऑफिसर लंगर का खाना चेक करके आता है। अब वो उसमें लंच अलग से चेक करेगा, डिनर अलग से चेक करेगा, ब्रेकफास्ट अलग से चेक करेगा। एक ड्यूटी जेसीओ होता है, मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो अलग से चेक करेगा। ये लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, इनके रजिस्टर बनते हैं प्रॉपरली। कई जगह बहुत बढ़िया मतलब मोस्टली हर जगह खाना अच्छा मिलता है। मेरे को शायद जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा 10 साल में, शायद मैंने कम से कम 50 लंगरों का खाना खाया होगा, क्योंकि एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू गो टू दैट लंगर एंड यू टेक अ होल मील। वो जवान आपको काफ़ी स्नेह करते हैं, वो आपको खूब थाली में लाके परोसते हैं। वो दे वांट यू टू एक्सपीरियंस देयर फूड एंड टू कमेंट ऑन इट एंड टू लीव अ फीडबैक। वो बहुत सम्मान करते हैं जनरली। तो वो अपने आप से, मैं कहता हूँ नहीं भाई मेरे को सिर्फ आधी रोटी खानी है, मैं सिर्फ चखने के लिए आया हूँ, मैं अपना लंच करके आया हूँ, या मैं लंच शायद अभी करने जाऊँगा, तो वहाँ का खाना वेस्ट ना हो जाए, या मेरे घर में रखा हुआ खाना वो वेस्ट ना हो जाए। वो कहते हैं नहीं साहब हम आपको जाने नहीं देंगे, कम से कम साहब 2 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ। कई बार वो भी मेरे को ओवर ईट कराते थे। ये तब की बात है जब मैंने ओवर ईटिंग पर थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो खाना अच्छा बनता है। मैंने कम से कम 50 लंगरों का खाया होगा और कम से कम 100 बार खाया होगा, लेकिन मेरे को आज तक कभी कोई शिकायत नहीं मिली। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद थोड़ी मिर्च ज़्यादा है या नमक कम है या कुछ ऐसा हो गया। हो सकता है कभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में या किसी 1-2 यूनिट में कभी कुछ जैसे एक्सपेक्टेड है उससे लोअर स्टैंडर्ड्स का खाना शायद मिल रहा हो, लेकिन बाय एंड लार्ज आर्मी में तो आई डोंट थिंक दिस प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग। एटलीस्ट 95% एनीवे इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके। उस सोल्जर ने, जवान ने जो तरीका अपनाया था कि वीडियो बना के उसने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे डाल दिया था जी, क्या वो ये गलत है? तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है जी। देखिए फौज में ऑब्वियसली इट इज अ डिसिप्लिन फोर्स। यू मे हैव अ ग्रीवेंस, देयर आर वेज फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। आप ऑब्वियसली अपने प्लेटून हवलदार से बात कीजिए, प्लेटून कमांडर से बात कीजिए, कंपनी कमांडर से बात कीजिए, 2IC साहब से बात कीजिए, CO साहब से बात कीजिए। बहुत तरीके होते हैं। अपने दोस्तों से बात कीजिए, लंगर कमांडर से बात कीजिए। अगर नहीं भी मिल पा रहा है, रिटर्न भी मोड्स होते हैं। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें एक्सरसाइज करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, तो आपको इतना झेलना पड़ेगा। देखिए भाई फौज है, मौज नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। आर्मी लाइफ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डिफिकल्ट। आपको आर्मी में आने से पहले पता है कि ये लाइफ डिफिकल्ट होगी और आपको थोड़ी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ेंगी। मैं नहीं मानता कि ऐसा बिल्कुल, देखिए वो BSF है, मैंने BSF को एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आर्मी में मुझे मानना मुश्किल है कि अगर एक भी जवान को कंटिन्यूसली ग्रीवेंस है खाने से, तो अगर वो उसको बात को 1-2 हफ्ते तक बोलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रही है किसी भी परिस्थिति में, आप ये नहीं कर सकते कि आप यूट्यूब पे आकर के ऐसी वीडियो बनाएं, बिकॉज दिस इज बदतमीजी। एक्चुअली इट इज अ कोर्ट मार्शल ऑफेंस। ओके, ठीक है, यू हैव टू बी इन लिमिट्स। ग्रेट। इंडियन आर्मी जो काम करती है
उससे पॉलिटिक्स भी थोड़ी इधर उधर होती है? आई डोंट थिंक सो। नहीं। देखिए, इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट इंडियन आर्मी। इट इज़ एंटायरली एपॉलिटिकल। शायद बहुत ऊपर वाले रैंक्स में कुछ बहुत हमारे यहाँ डिस्कशन तक नहीं होता था। मतलब हम अगर जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इतना इनका डिस्कशन होता रहता है आम जनता में। आर्मी में ये चीज़ें बहुत कम डिस्कस होती हैं, ये चीज़ें डिस्करेज की जाती हैं। वी ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट 99% फौजीज आर एपॉलिटिकल पीपल। या अपने उनके मन में कुछ विचार होते होंगे बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, किसी की तरफ शायद झुकाव होता भी होगा, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन it is never discussed, never talked about. और आर्मी तो I think whatever are the orders received by whichever is the ruling party, that is what is being followed. Okay. आर्मी में पॉलिटिक्स के डिस्कशंस नहीं होते, लेकिन पॉलिटिक्स में आर्मी के डिस्कशंस होते हैं। बात कर लेते हैं 26/11 की। हाँ जी। 26/11 में मेरा कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ। मेरा भी नहीं है, मेरा किसी की तरफ। लेकिन एक जो जनरल ऑडियंस है उसको थोड़ा सा ये आइडिया मिलना चाहिए कि जनरल जो एक जवान है जी, वो जब कोई इंसिडेंट इंडिया में होता है तो कैसे फील करता है। 26/11 जी, कुछ गिने चुने टेररिस्ट इंडिया में आए और सॉरी टू से लेकिन हमें ठोक के चले गए। बिल्कुल, हमें घुटनों पे ला दिया था। मुंबई में जी, हम लोग घरों में कैद हो गए थे 2 दिन के लिए जी। खुले में घूम रहे थे टेररिस्ट बंदूकें लेके। हम कुछ नहीं कर पाए थे। नहीं कुछ कर पाए थे, निंदा कर पाए थे। नहीं, कई हमारे बहुत जो जाबाज फौजी सिपाही थे और ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सर ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत देयर वर सो मेनी पुलिस फोर्सेस एंड वी डिड अ वंडरफुल जॉब इन एटलीस्ट एलिमिनेटिंग दोज टेररिस्ट्स। आई विल डिसएग्री टू इट। सो ऑब्वियसली देखो कविश भाई, आपका एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक पर्सपेक्टिव है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 140-130 करोड़ का देश है और वहां पे 9 लड़के बंदूकें लेके आ जाए और हमारे इतने लोगों को मार के चले जाएं और हमें पता है वो कहां से आए हैं और कोई स्टेप ना ले आ जाए, हम सिर्फ निंदा कर ले। तो वो जो निंदा की गई थी हमारी आर्मी को, बाद में कुछ आर्मी ऑफिशियल के स्टेटमेंट्स आए थे, कुछ एयरफोर्स ऑफिशियल के स्टेटमेंट्स आए थे कि हम लोग तैयार बैठे थे कि हमें ऑर्डर मिले और हम जाके अपने एनिमीज को खत्म कर देंगे, लेकिन वो ऑर्डर्स कभी आए नहीं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अ वंडरफुल जॉब हैज बीन डन बाय द डिफेंस फोर्सेस। अगर फेलियर है, इट मे बी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और द politicians or the executive or the intelligence agencies. What I am saying is that the defense forces did a wonderful job. If they were sitting in readiness and the orders were not received, see, orders are always received in this kind of scenarios from either politicians or executive, कोई मंत्री साहब होंगे या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, IAS ऑफिसर टाइप होंगे, उनकी तरफ से ऑर्डर नहीं आ पाए होंगे। लेकिन जैसे ही वहां पे डिफेंस फोर्सेस पहुंची, उन्होंने तो उन आतंकवादियों को खत्म किया। They did a wonderful job. वो कोई पीछे नहीं हटा फौजी। किसी के पास अगर बुलेट प्रूफ जैकेट ठीक नहीं भी थी, तब भी वो अपनी जान की बाजी लगा के आगे बढ़ते गए। They sacrificed their own lives. They did not, step back. Failure might have been at the level of politicians or executive or bureaucracy or whatever. I'm saying, when I said we did a wonderful job, it is about defense forces. Okay. 9 लड़के आए, 8 लड़कों ने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा, हमारे ऑफिसर्स को मारा, हमारी NSG को पहुंचने में 1.5 दिन से ज्यादा लग गए जी। हम लोग वो बैटल हार गए। उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेने दिया गवर्नमेंट ने या जो भी ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने। उस टाइम एक सोल्जर जो है जिसके हाथ में बंदूक है, उसको कैसा लग रहा होगा कि कोई आके हमारे देश में घुस के मारे। ये एक्चुअली बहुत, ये बात ना सिर्फ उस टाइम की नहीं, ऑब्वियसली बुरा हर एक सोल्जर को लगता है, हर एक फौजी को लगता है। मोस्टली फौजियों का ना सपना होता है कि मुझे एक्चुअल एक्शन कॉम्बैट देखने का मौका मिले, मैं देश को दिखाऊं कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए भर्ती हुआ हूं, मेरे खून में क्या, मेरे रगों में क्या खून दौड़ रहा है, मैं किस भारत माँ का बेटा हूं, मेरे को अपनी जान एटलीस्ट दाव पे लगाने का मौका तो मिले। अब और वहां पे कुछ घुसपैठिए आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं और वो हमारी ऐसी दशा करके जा रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज वेरी डिमीनिंग एंड वेरी वेरी अनसेटलिंग सिचुएशन। But this type of situations are occurring not just in 26/11 but on a daily basis. I'll tell you how. So what happens is, like especially in कश्मीर, जो ये पत्थरबाजी होती है, अब उसमें क्या होता है कि लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, बच्चे टीनेजर्स होते हैं मोस्टली लोग भड़काए हुए।
तो अब उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो जाती हैं। एफआईआर अगर रजिस्टर होती है तो कानूनन अगर मान लीजिए लेट अस से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को थप्पड़ मार दिया, तो मिस्टर बी ने एफआईआर करा दी, मतलब शायद ये एफआईआर ऑफेंस नहीं है, ठीक है, मतलब मैं सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए हाथ तोड़ दिया, ठीक है, काट के फेंक दिया, तो एफआईआर का ऑफेंस बन जाएगा। तो अब मिस्टर बी अगर वो एफआईआर लिखाने जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 2 साल बाद 3 साल बाद मिस्टर बी को लगता है कि चलो मैं उसे माफ करता हूँ, एफआईआर खारिज करवा देते हैं, तो वो राइट किसका है एफआईआर खारिज होने का? केवल मिस्टर बी। ओनली द विक्टिम कैन पार्डन और फॉरगिव द परपेट्रेटर ऑफ दैट ऑफेंस, द अक्यूज्ड, ओके। लेकिन नो एग्जीक्यूटिव, नो पॉलिटिशियन शुड बी एबल टू फॉरगिव दैट परपेट्रेटर, दैट अक्यूज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ मिस्टर बी। अब इसमें क्या होता है कि हजारों एफआईआर को एकदम से खारिज कर दिया गया, कुछ साल पहले की बात है। आप मान लीजिए हमारी एक फौज की टुकड़ी, मान लीजिए मैं इसका टुकड़ी का सेक्शन कमांडर हूं, मेरे साथ 10 बंदे थे, या मान लीजिए हमारी 2.5 टन जा रही है, 10 बंदे 20 बंदे थे, उस पर ये बच्चे आके पत्थर फेंक रहे हैं, ये मिसगाइडेड यूथ जिनको शायद पाकिस्तान भड़का रहा है या टेररिस्ट या मिलिटेंट्स भड़का रहे हैं, वो हम पे पत्थर मार रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया बचाव में, हमने अपनी ढाल से अपने आप को रोक रखा है, बस वो पत्थरों को रोक रखा है, और हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल जाके एक एफआईआर लिखा दी। अब कम से कम कानूनी प्रक्रिया तो होनी चाहिए। हम तो बाकी कंट्रीज की तरह इतना अग्रेशन भी नहीं दिखाते, बाकियों में तो कईयों में तो उनको मार दिया जाता, चाइना वगैरह टाइप की कंट्रीज में उनको पेल दिया जाएगा, ठीक है, अच्छे से, या वाटर कैनन्स या टीयर गैस वगैरह कुछ करी जाएगी। हम भी बहुत सक्षम है, ठीक है, हम भी इनके चिथड़े उड़ा सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, बिकॉज वी आर अ मोर मे बी सिविलाइज्ड नेशन और सॉफ्ट पावर और वट एवर। सॉफ्ट पावर की मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, बट हमारी पॉलिसी नहीं है वो, लेट अस से। लेकिन कम से कम यार हमें इतना तो राइट दो कि अगर आपने मेरे पे पत्थर फेंका, कम से कम कानूनी प्रक्रिया तो हो उसके खिलाफ। लेकिन आप एफआईआर ही खारिज करवा रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल एजेंडा। मैं विक्टिम हूं और आपने मेरे खिलाफ, उसने मेरे पत्थर मारा और आप उसकी एफआईआर क्यों माफ करा रहे हो भाई? कम से कम मेरे से तो पूछ लो। तो ऐसे ऐसे इनकी एफआईआर खत्म कराई जाती है। अब कोई भी बंदा आकर के, हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं दैट, अच्छा मैं बताता हूँ, एक ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कुछ साल पहले, आई थिंक इट वाज इन 2017 और 18, उसकी बहुत मिलिट्री सर्कल्स में क्रिटिसिज्म हुआ। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन। तो कुछ ये जो एफस्पा एक्ट से रिलेटेड है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि कश्मीर में, जेएनके में और नॉर्थ ईस्ट में लागू होता था। तो अब इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, आपको पता ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसका फौजी मिसयूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं करते। मेरे हिसाब से मोस्टली मिसयूज़ नहीं होता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं एब्रेशंस, एक्सेसेस हो जाते होंगे। तो उसमें ऐसे केसेस थे कि हज़ारों फौज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर दी, मतलब किसी भी सिविलियन को पकड़ के ठोक दिया, उसकी जान चली गई और वो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो ऐसे में, और उसमें जो अल्टीमेटली जो फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई, उसमें मेरे ख्याल से कम 80-90% केसेस झूठे पाए गए थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड आवर ऑनरेबल जुडिशरी, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपको टेररिस्ट, अगर आपको मान लीजिए 100 मीटर दूर कोई बंदा दिख रहा है जो कि आपको टेररिस्ट जैसे लग रहा है, जैसे अब कश्मीर में है तो वो इतना बड़ा ना, वो क्या कहते हैं, वो इतना बड़ा सा कपड़े पहन के चलते हैं, कफनी या कुछ, तो उसमें वो बंदा पता नहीं चल रहा दूर से कि वो है क्या, वो टेररिस्ट है या नहीं है, और आपको इतनी दूर से पता भी नहीं चलेगा कि उसने अंदर राइफल छुपा रखी है या नहीं छुपा रखी। तो अब आपको पहले तो ये असर्टेन करना है कि वो टेररिस्ट है या नहीं। अब मैं कैसे असर्टेन करूं? मान लीजिए आपको कोई बंदा 50 मीटर दूर दिख रहा है, अंधेरे में, पहली बात तो ठीक है, शाम के अंधेरे में या रात के अंधेरे में, आप कैसे असर्टेन करेंगे वो टेररिस्ट है या नहीं? अगर मान लीजिए आपने कर भी लिया, तो पहले आप उसके घुटने के नीचे एम करिए। अब हम इतने बड़े शार्प शूटर, मैं तो नहीं हूं, और 90% फौजी नहीं होंगे इतने, मतलब स्नाइपर्स वगैरह होते हैं, कुछ अच्छे शूटर होते हैं, लेकिन हर एक बंदा वो शार्प शूटर नहीं होता। आपने घुटने पे एम किया, हो सकता है वो दाएं बाएं से निकल जाए गोली, या अगर आप, वो बंदा हिल गया जरा सा, तो शार्प शूटर की भी गोली निकल जाएगी दाएं बाएं से। उससे पहले आप उसे वार्निंग देंगे, टेररिस्ट को आप उसे वार्निंग देंगे, वो आपको ठोक देगा। वहां पे तो सेकंड्स का गेम है, ठीक है, वो भी आपको मारने के लिए आया है, या तो आप उसे मारोगे या वो आपको मारेगा। तो पहले आप उसे वार्निंग, पहले तो आप असर्टेन करो कि वो टेररिस्ट है नहीं, फिर आप उसे वार्निंग दो, फिर आपको उसे मारना है तो घुटने के नीचे मारो। अगर उसमें भी फेल होता है तो मतलब अगर वहां पे अटैक कर रहा है तो आप उसको बॉडी पे मार सकते हो, उसकी जान ले सकते हो, इन राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब इसमें क्या हम क्या मरने के लिए जा रहे हैं फौज में? तो अपने आप को बंदा निहत्था, हथियार होते हुए अपने आप को निहत्था फील करेगा। इट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। और इसमें एक और प्रक्रिया चल रही है, जिस बंदे ने उस पर अटैक किया ना, वो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के बाद से कई लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। मैं था पोस्टेड, मान लीजिए, मतलब मैं नहीं हूं, कोई एक मेजर एक्स थे पोस्टेड कश्मीर में
2013 में वो साहब गए किसी एनकाउंटर में, उन्होंने किसी टेररिस्ट के मान लीजिए वार्निंग वगैरह दे करके मार दी छाती में गोली, वो मर गया। उस टाइम पे उन्हें सेना मेडल भी मिल गया, या मान लीजिए नहीं भी मिला, सिंपल केस लेते हैं, मान लीजिए उनकी गोली से वो टेररिस्ट मर गया, उसको आदेश आया था अपने कमांडिंग ऑफिसर जो भी मिले उसे ठोक के आना है। ठीक है, फौज में बहुत सिंपल है, एक गोली एक दुश्मन, एक गोली से एक को ठोकना है। हमें वो सिविलियंस की तरह नहीं है कि हम उसे डराएंगे फिर उसे धमकाएंगे। ठीक है, मतलब इट इज नॉट अ विम्पी ऑर्गेनाइजेशन, वी शूट टू किल, bloody goddamn terrorists should die. Okay, that is what the army is for. We are not there to please people. We are not police. We want to kill. मान लीजिए उसकी गोली से मर गया 2013 में, अब ये साहब पोस्टेड हैं, उनकी अच्छी लाइफ चल रही है, वो बन गए सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। अब 2020 में उनके पास समन्स आ रहा है किसी कश्मीर कोर्ट से कि साहब आओ अपनी गवाही दो, आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आपने उस पर गोली क्यों चलाई? अरे भाई मेरी ड्यूटी है, मैं गोली चलाऊंगा। ठीक है, आई हैव जॉइंड द आर्मी टू किल दीज, टू एलिमिनेट दीज बैड पीपल। I don't want to use slang on your platform. I don't know if I know you wanted to say bastards. हाँ, so that's probably the right word. हाँ, it is the right word for these people. हाँ जी, terrorists. मतलब इसको बोलने मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन ठीक है। तो why will I not kill them? अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं ये हमें निहत्था फील करने के लिए मजबूर करती हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं, मतलब why should the army always be on a back foot? It is, you know, it is not fun is not happening. See, when they are slaughtering our people, when they slaughtered our most venerable Captain सौरभ कालिया, उसको टॉर्चर किया बंदे को 22 दिन तक, मोस्ट ऑनरेबल, उसके लिए अभी तक न्याय भी नहीं मिल पाया हमें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15th May 1999 ही वॉज कैप्चर्ड बाय और मे बी एम्बुश बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। अभी उसने वो वीडियो आया था, उस पाकिस्तानी नायक घोले समथिंग उसका नाम था, उसने एडमिट भी किया है ऑन वीडियो। 15 मई से लेकर 7 जून तक उसे टॉर्चर किया, और हमारे कैप्टन सौरभ कालिया उनके साथ कई लोगों को टॉर्चर किया, विंग कमांडर अभिनंदन के साथ दुर्व्यवहार किया। ये हमें मिलता है, हमें ना क्यों ना ठोकें, हम पहले उन्हें वार्निंग दें, फिर पहले हम असर्टेन करें, फिर हम उन्हें वार्निंग दें, फिर घुटने के नीचे गोली मारें, हम इस चीज़ का वेट करें कि वो हमें मार दे। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हम फौज में मरने के लिए नहीं जाते, मारने के लिए जाते हैं। हमारी ट्रेनिंग भी यही है, शहादत का हमें शौक नहीं है फालतू में। हाँ, शहीद होना हमारा गर्व होगा जब जरूरत है, और शहीद होना भी है तो कम से कम कोई प्रॉपर वॉर में जाकर, इन टेररिस्ट के हाथ से थोड़ी ना मरना है हमें। अगर हमें कोई मिल रहा है, वी वांट टू शूट देम, सो वी शुड नॉट बी इनकैपेसिटेटेड सो मच, यू नो, देयर शुड बी क्लियर कंसेंट और परमिशन और डायरेक्शंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव दैट यस द आर्मी इज एम्पावर्ड टू किल दीज बास्टर्ड्स। ओके, इफ आई मे से सो, दैट इज हाउ इट शुड बी, एंड दैट इज हाउ, यू नो, मतलब अब वो बंदा, अब और दुविधा है, अब और प्रॉब्लम हो गई है। आप ऑपरेशन में गए, आप पहले वो असर्टेन वगैरह करते रहोगे, वार्निंग देते रहोगे, पहले आपने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, वो आप पे गोली चला रहा है। मान लीजिए आप गोली से मरे नहीं, आप बच गए, बचे वालों को और प्रॉब्लम है आजकल। मर गए तो ठीक है, मरने वालों के लिए आजकल ठीक है सिस्टम, मतलब मर गए तो आपको दुनिया से प्रशंसा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, सम्मान मिलेगा, पूरे गांव वाले फूल चढ़ाने आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट इज़ वेरी राइटफुली डन, उससे ज़्यादा होना चाहिए जितना हो रहा है। लेकिन अगर आप बच गए तो आजकल डिसेबिलिटी पेंशन भी देनी बंद कर दी है। नया जो 21 सितंबर 2023 को एक नया जीएमओ और एंटाइटलमेंट रूल्स हैं, जीएमओ मींस गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स, उसके तहत अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिसेबिलिटी नहीं हो गई है ना, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे। मैं ऐसा भी एक केस मतलब ऐसे कई केसेस हैंडल कर रहा हूँ। एक है सीनियर ऑफिसर, उनका मैं केस हैंडल कर रहा हूँ, उनको वो वॉर वेटरन है, उनको वॉर वेटरन का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। मतलब अगर आपको गोली छू के निकल गई, आपको मान लीजिए यहाँ ब्रूज हो गया, आपको अच्छी खासी चोट भी लग गई, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो पहला ये डिलेमा है कि हम अपनी जान को जोखिम में लगाएं। दूसरा ये डिलेमा है कि यार अगर हम मतलब क्यों ईमानदारी से काम करें, अब हमें अगर इंजरी होगी तो हमें डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी, उस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाएगा जो मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला। जस्ट टू सेव मनी द गवर्नमेंट हैज़ ऑलमोस्ट 99% डन अवे विद द डिसेबिलिटी पेंशंस। कई ऐसे हैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स हैं 2018, 19, 20 के पेंडिंग पड़े हैं, उसको सरकार इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही है। डिसेबिलिटी पेंशन उसमें देने को सरकार तैयार ही नहीं है, वो उसमें रिट पेटिशन डाल रही है अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट्स। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी बैड सिचुएशन। ओके, फिर से ऑडियंस को बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले तो जो अभी इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख चुके हैं, अच्छे पॉडकास्ट करते हैं भाई, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को कर लो। अभी और बहुत अच्छी बातें हम कविश भाई के साथ करने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन में कविश भाई के पेज का भी हमने लिंक डाला है, उसको भी फॉलो करें, बहुत अच्छा कॉन्टेंट ये बनाते हैं। कुछ और टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, और क्लियर बता देता हूँ जो भी ऑडियंस इसको देख रही है, मैं नरेंद्र मोदी के बुआ का लड़का नहीं हूँ,
उनके ताया का बेटा या फूफा का बेटा या केजरीवाल के चाचा का या राहुल गांधी के फूफी का बेटा नहीं हूँ। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें देश में ख़राब हुई थी, कुछ चीज़ें देश में अच्छी हुई थी, इसलिए हम उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहा हूँ, ये बहुत क्लियर कर देता है। और इंडियन आर्मी पे हमें प्राउड है, लेकिन एक दो चीज़ें जो बेटर नहीं है उस पर हम डिस्कशंस कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर कर देता हूँ। कविश, मेरी भी क्लैरिटी ले लीजिए फिर से ऑन रिकॉर्ड। आई एम कम्प्लीटली एपॉलिटिकल। मेरे को पॉलिटिक्स में मैं कोई रुचि नहीं रखता हूँ। हाँ। कुछ मेरे व्यूज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैं नहीं रखता हूँ। और मेरे को कोई मतलब नहीं है बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है। हमारा जो मेन एंडेवर है वो ये है, मैं मोस्टली शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के हक की बात करता हूं और डिसेबिलिटी पेंशन के, और जो कुछ कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में बात करता हूं। जी, लेकिन क्योंकि आप एक अच्छे पोजीशन में इंडियन आर्मी में रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी में जो ऑफिशियल्स रहते हैं, जो जवान रहते हैं, उनको डिफरेंट जो सर्कमस्टेंसेस देश में होते रहते हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन रहता है। एक रिएक्शन और आपसे लेना चाहूँगा। पुलवामा में कुछ आतंकी ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया। हमने उनको उनके घरों में घुस के मारा जी। एक और इंसिडेंट उरी का हुआ था, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, इस पे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा, और वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें आपका क्या ओपिनियन है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमने उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करा और उनको मार के तोड़ के हम आए जी। उसके बाद हमने उन पे एयर स्ट्राइक करा। हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान के एरिया में घुसे। ये तो मतलब मेरे लिए भी एक मतलब सीना चौड़ा हो गया था भाई। अब हमारी एयरफोर्स है कि हम किसी मतलब बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे फाइटर जेट्स दूसरी उसमें जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कविश भाई कि अगर ये पासा उल्टा पड़ जाता, अगर वो हमारे जो फाइटर जेट्स थे उनको उनके जो मिसाइल से शूट कर देते, तो मोदी साहब तो ख़त्म थे मेरे हिसाब से। मतलब उनकी तो गवर्नमेंट वगैरह ख़त्म थी, तो बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। ये तो मैं पॉइंट, मेरा जो ओपिनियन उस टाइम था ये मैंने एक्सप्रेस किया है कि आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। जो जवान थे ग्राउंड पे, जब उनको ये खबर मिली कि हमारी एयरफोर्स, हमारे जवान पाकिस्तान में घुस के और उनको ठोक के आए हैं, उन आतंकियों को मार के आए हैं जिन्होंने हमारे पुलवामा के साथियों को शहीद करा था, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरे पहली बात तो ये वर्ड जो शहीद है ये आजकल काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रखा है, शहीद और मार्टर। आर्मी में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं। जो एक्शन में कोई हमारे, या किल्ड इन एक्शन कहते हैं या सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं। बहरहाल वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पीपल वर फीलिंग वेरी प्राउड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और अगर वो पासा उल्टा भी पड़ जाता तब भी मेरे ख्याल से ठीक ही वो स्टेप उठाया गया था, बिकॉज वी नीड टू टेक, वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स, एंड इफ ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस समटाइम, और इफ वी वांट टू गिव अ मुंहतोड़ रिप्लाई वी मस्ट डू दैट। ईंट का जवाब पत्थर से हम बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देना चाहिए। दैट इज व्हाट द आर्मी इज सपोज टू बी डूइंग। अब अगर उसमें मोदी सरकार खत्म हो जाती या नहीं हो जाती, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा। आई थिंक इट वॉज द राइट थिंग एंड इट शुड हैव बीन डन। और अगर जरूरत पड़े फिर दोबारा करना चाहिए, बिल्कुल ठोकना चाहिए, जितने मौके मिले बिल्कुल 100% ठोकना चाहिए। हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं भाई, बहुत जाबाज सिपाही हैं हमारे मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे। मैं मतलब यू विल नॉट बिलीव, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय सम जवान्स एंड ऑफिसर्स। मैंने ऐसे ऐसे देखे, इनको डर पता नहीं क्या होता है। ऐसे ऐसे जवान भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं। आजकल बहुत, शायद आप जानते हो, कर्नल शिवेंद्र कंवर सर हैं, कर्नल भैरवान सर हैं, ये लोग बहुत बढ़िया रहे होंगे अपने टाइम में। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मेरे से तो बहुत बेटर रहे होंगे, ठीक है, 100% गारंटी से कह रहा हूँ। मैंने ऐसा देखा ट्रेनिंग में ना बहुत कुछ चीज़ें होती हैं और वो आपको मेंटली फिजिकली टफ बनाने के लिए होती हैं। आप इमेजिन कीजिए, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम लोग 20 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, पीठ पे 25 किलो का बोझा लाद करके, पहले लंच नहीं किया, आके डिनर भी नहीं मिल रहा है, पानी वानी थोड़ा कुछ ले लिया, उसके बाद हम हॉकी खा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिटा दिया, हॉकियाँ पड़ रही हैं बैक साइड पे, ठीक है, और मतलब वो कोई उसको पेन, वो कोई चिल्ला नहीं रहा है दर्द से। मतलब हॉकी इट इज जस्ट एज अ, यू कैन टेक इट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और एज अ रगड़ा सेशन। वो मतलब वो हंस रहा है बंदा, ऐसे ऐसे बंदे मतलब खिंचा के हॉकी पड़ रही है आपको, ठीक है, जस्ट टू ट्रेन और फॉर वट एवर रीजन। बट पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग और विम्पिंग और क्रॉलिंग और एनीथिंग।
ऐसे ऐसे सिचुएशंस होती हैं, ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ हो जाता है, दौड़ते भागते हुए आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है शिन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा रनिंग हो रही है तो वो मसल स्टिफ हो जाती है, अल्टीमेटली इट डेवलप्स इनटू स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हुए हम लोग क्रॉस कंट्री भागते हैं, बीपीईटी भागते हैं, उसमें एक्सीलेंट से हम पास होते हैं। दिस इज दी करेज, दी सैक्रिफाइस, दी हौसला ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। तो हमारे अंदर कोई किसी से ना तो डर है ना डरने की जरूरत है, और हम किसी को बहुत अच्छे से ठोक के आ सकते हैं, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या जो भी हो। एंड दिस इज व्हाट दी आर्मी एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेज आर फॉर। हमारे अंदर वो जुनून है, जज्बा है, और हम उन्हें बिल्कुल ठोकेंगे जब ठोकने की जरूरत है, जो भी सरकार हो। अगर सर्जिकल स्ट्राइक रिक्वायर्ड है तो वो ठीक है, नहीं तो जहां मिले वहां ठोक दो। अगर वो जो गलत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो हमारा एक सर काट रहे हैं, हमें उनको 10 सर काटने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आई मीन सी, पॉलिटिकली आपका कुछ और डायलॉग चलता रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। पॉलिटिक्स तो बहुत और चीजों पे भी होती है। अब अगर इतनी वो अगर स्टिफ रिलेशंस हैं, देन इंडिया इज प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान ऑल्सो। अभी शायद 23 फेब को मैच है ना यूएई में। हाँ जी, तो मतलब अगर वो सब बातें हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, बट वो शायद मेरा व्यू ये है, वो पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव लेवल पे होना चाहिए। आर्मी को ये लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारे एक बंदे को छुआ, हमें उनके 10 बंदे ठोकने चाहिए, बिल्कुल बेधड़क ठोकने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम मारेंगे, मैं बिल्कुल मारना चाहिए। मतलब सी, देयर इज नो जोक हैपनिंग। सी, इट इज सीरियस बिजनेस। ओके, आर्मी इज नॉट, इट्स नॉट अ प्ले थिंग, नो, इट इज मेंट टू बी लाइक दैट। इट इज मेंट टू बी लाइक दैट। और अगर सोल्जर्स को यही नहीं लगेगा कि ऐसे सिचुएशन में इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आएंगे, तो ये तो डिमोटिवेटिंग होगा उनके लिए। मैं एक बंदे से मिला था, आई थिंक वो हवलदार था उस समय, वो बता रहा था, साहब हमने कई सर काटे हुए हैं। एक्चुअली ये बात न्यूज़ में आती नहीं है, मैंने बहुतों को काटा है अपनी छुरी से। आपने या मैंने नहीं। अच्छा, वो बोल रहे थे। नहीं, मैं लॉयर था, मैंने सिर्फ 1.5 साल जाट रेजिमेंट में सर्व किया है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं देखा है। हाँ, मैंने फील्ड एरिया में नौकरी की है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं देखा। उसने काटा हुआ था। मैं तो बता रहा हूँ, ये जो इस टाइप के लोग होते हैं, इनको मैं इनको 1000 बार सलाम करूँ, क्योंकि दीज पीपल आर मच बेटर देन मी, आई नो दैट। ये जो पैरा फोर्सेस के हैं, या जो कमांडो में हैं, या जो एनएसजी में हैं, दे आर फार बेटर देन मी फिजिकली एंड मे बी मेंटली। तो वो बता रहा था कि साहब हमने बहुत लोगों को काटा, हमें बहुत गर्व है उस बात पे, हमें होना चाहिए गर्व, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जी, घरों के वायलेंस की हम बात करते हैं, इंडियन आर्मी में भी कुछ डोमेस्टिक वायलेंस नाम की चीज़ होती है। हाँ जी, इसका ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, या मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन शायद थोड़ा मिसवर्डेड है, गलत है। आर्मी में घरों में नहीं है, घर एक अलग चीज़ है, आर्मी एक अलग चीज़ है। इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन से हाई कोर्ट की या शायद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, या मे बी AFT की जजमेंट है। उसमें कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आई थिंक वो एयरफोर्स के बारे में है, कि एयरफोर्स शुड नॉट गेट इनटू द बेडरूम्स ऑफ इट्स पर्सनल। मतलब कि अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस की बात चल रही है, वो उसका अपना पर्सनल मामला है, उसमें आर्मी या नेवी या एयरफोर्स उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी बीवी ये आरोप लगा रही है कि ये व्यक्ति मुझे प्रताड़ित कर रहा है, सिपाही रमेश, उसकी वाइफ हैं सुनीता मैडम, तो सुनीता मैडम ये चिट्ठी डाल रही हैं रमेश के कमांडिंग ऑफिसर को कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मुझे गुजारा भत्ता दिलवाओ, मेंटेनेंस अलाउंस दिलवाओ। तो पहली बात, जो उसके कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है कि वो बंदा सही वो ऐसा कर भी रहा है या नहीं। देखिए, वकालत में या कानून में, या जब जजेस किसी मैटर को एनालाइज करते हैं, वो दोनों पक्षों को सुन के करते हैं। इसका एक लैटिन मैक्सिम होता है, इसको कहते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। आपने 26/11 की बात की, कसाब को पूरी दुनिया ने देखा ऑन टीवी, ऑन वीडियो, ही वॉज शूटिंग बुलेट्स इनडिस्क्रिमिनेटली। उस व्यक्ति को भी अपने आप को डिफेंड करने का मौका है। अगर वो गरीब है तो उसको सरकारी वकील दिलाया जाएगा, मतलब, लेकिन उसको बिना सुने उसको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई चलेगी। अब अगर ये जो सिपाही रमेश है, इसको अपनी बात प्रॉपरली रखने का प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता है आर्मी में, और वो जो CO साहब हैं, कमांडिंग ऑफिसर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको इन्वेस्टिगेशन करने का ना कोई एक्सपर्टीज है, ना कोई एक्सपीरियंस है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इन मैटर्स में नहीं घुसना चाहिए आइडियली। ये शायद अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए लॉज हैं, शायद नहीं, मतलब हैं उस ज़माने के बनाए हुए लॉज। वो ये है कि मान लीजिए, मेरे ख्याल से ऐसा सोच के बनाए गए होंगे ये लॉज, 200 साल पहले की बात ले लीजिए, कोई एक गाँव से आया हुआ है जवान, वाइफ है बिल्कुल अनपढ़, ठीक है, वो कश्मीर में वो नौकरी कर रहा है, और लेडी रहने वाली है केरला की। अब उस टाइम पे पैसा मिलता था कैश में, अकाउंट तो होते नहीं थे, अकाउंट में पैसा नहीं डिपॉजिट होता था।
तो अब अगर मान लीजिए वो आदमी अपनी वाइफ को बिल्कुल ही पैसा नहीं दे रहा है, उसको बिल्कुल ही मेंटेनेंस का जरिया उसके लिए नहीं क्रिएट कर रहा है, तो जो कमांडिंग ऑफिसर है या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये उसे डायरेक्शन देंगे कि भाई अपनी वाइफ को कुछ तो पैसा दे दे, कम से कम वो भूखी ना मरे, बीवी और बच्चे। लेकिन इसका ये आज का ज़माना बहुत अलग है। आज जो 140 करोड़ लोगों के लिए जो कानून है वो ये है कि अगर कोई भी महिला, नारी कोई भी प्रताड़ित महसूस करती है अपने आप को, तो वो कोर्ट में जाके केस फाइल करे। वैसे केसेस ना फाइल करे जो कि 80-90% जो फॉल्स डाउरी केसेस या डीवी वाले, डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस होते हैं, वो जेन्युइन केस फाइल करे और कोर्ट के थ्रू अपना रिलीफ ले। मतलब ये क्यों है कि 140 करोड़ लोगों के लिए अलग कानून है, उन लेडीज़ को, महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति मेरे से जाती करता है, मुझे मेंटेनेंस अलाउंस नहीं देता है, तब उसे मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। आर्मी में क्या है, वो सिंपल सी एक एप्लीकेशन लिख देगी और फिर कुछ ऑफिसर्स हमारे जैसे जैक डिपार्टमेंट वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कम से कम अपने हाथ से 500 शायद 400-500 मेंटेनेंस अलाउंस की फाइल्स निकाली होंगी, या डिवोर्स वाले या ये डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस हैंडल किए होंगे 10 साल में। तो फिर सिंपल सी एक लाइन लिख दी जाती है, द हस्बैंड हैज़ अ मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज वाइफ एंड किड्स। तो हम उसकी सैलरी में से सीधा 22% या 33% तक डिडक्शन करके लेडी को दे देते हैं, या अगर उसके बच्चे हैं तो उनको भी कुछ मिल जाता है। तो 5.5% एक बच्चे को मिल जाता है अगर 2 बच्चे तक हैं तो। लेकिन ये बात है कि जब तक उस व्यक्ति की ठीक से सुनवाई नहीं हुई है, उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपना वकील लाए, अपनी तरफ से वो सारे एविडेंस दे पाए, अपनी तरफ से सारे प्रूफ्स दे पाए। ये कार्रवाई करने के लिए आर्मी के पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना एक्सपीरियंस है, ना एक्सपर्टीज है, और ये काम आर्मी को करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आर्मी इज नॉट मेंट फॉर दिस। आर्मी इज मेंट फॉर ठोकिंग दिस बास्टर्ड्स। ठीक है, सो ये काम जो है ये सिविलियंस को हैंडल करना चाहिए, सिविल कोर्ट्स में ये केसेस चल रहे चाहिए, ये मैं कहते आ रहा हूँ। तो अब इसमें ये होता है, कई लोग अतुल सुभाष जैसे मार्टर हो जाता है। मार्टर अब मैं बहुत स्पेसिफिक सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैडम ने डाल दिया झूठा केस, अब वो बहुत परेशान है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, कई आर्मी में मैनी पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड ऑल्सो। हर समय कम से कम 400-500 केसेस में भी मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह के चलते रहते हैं। तो मैं ऐसे जानता था, एक सूबेदार साहब थे, शायद तमिलनाडु में से कहीं से थे वो, उनकी पोस्टिंग थी रांची में, और वो उनकी आंखों से आंसू ही रुक नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे डर है, मैं कभी भी अरेस्ट हो सकता हूँ। एक शायद कुछ टाइम पहले कैप्टन ने सुसाइड किया था बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये आर्मी में एक्चुअली प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि यार मैं क्या करूं, मेरी वाइफ झूठे पे झूठे केसेस फाइल कर जा रही है। उसके लिए बहुत आसान है, उसको बस एक चिट्ठी लिखनी है लेडी को कि साहब ये मेरे को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। फिर वो एक एफिडेविट लिख के दे देगी, 100 रुपये में एफिडेविट बनेगा। शी विल गो टू एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और शी विल गो टू एनी लॉयर, शी विल सबमिट अ फॉल्स एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट I have no movable or immovable property in my name, and please instruct this guy to give maintenance allowance to me. Then we will write that simple standard line that it is your moral and legal obligation to maintain your family, and we give that maintenance allowance in her favor. Plus she has filed other false cases in the court. So army should not involve in these cases, and we should refrain from passing any orders. We should only say that you fight your cases in the civil court. We can't do anything about it. आपको कंसर्न ये होनी चाहिए कि वो फौजी एज अ फौजी अच्छा है या नहीं। अगर मान लीजिए वो क्रिमिनल है, मान लीजिए क्रिमिनल कोर्ट से साबित हो गया कि वो उसने अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी करी है, तो आप उसे फौज से निकाल दो या जो भी और लीगल कार्रवाई करनी है वो करो। लेकिन जस्ट ऑन द बेस ऑफ एन एलिगेशन यू कैन नॉट डिडक्ट माई सैलरी। मैं वो खून पसीने से मेहनत से करके वो सैलरी कमाता हूँ। मान लीजिए मैं वो 26/11 मैंने पार्ट लिया हुआ है, मैं देश का जाबाज सिपाही हूँ, और मेरी बीवी ने कंप्लेंट डाल दी, तो आप मेरे उससे काट लोगे? नॉट फेयर। कविश भाई मजा तो बहुत आ रहा है इस पॉडकास्ट में, बहुत लर्निंग मिल रही है। मुझे भी बहुत मजा है क्योंकि शायद पहली बार ओपनली कहने का मौका मिल रहा है कि इनको ठोकना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल ठोकना चाहिए। ये तो कोई भी जो आम आदमी है ना, वो ये सोचो ना कविश भाई, हम बोलते हैं हमें अपने इंडियन आर्मी पे, अपने जवानों पे नाज है, गर्व है, और आप सोचो मेरा जवान मेरे सामने खड़ा हुआ और उसको कोई पत्थर मार के चला जाए, तो वो उसकी जो AK-47 है वो तो 60 रुपए का प्लास्टिक का खिलौना ही हुआ ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आप बीइंग अ सोल्जर हु हैज अ वेपन इन योर हैंड, यू फील द मोस्ट निर्बल एंड दुर्बल, यू फील मोस्ट अनआर्म्ड। हाँ, तो आपके पास अगर हथियार नहीं है जी, तो समझ में आता है आप ज्यादा सशक्त हैं। हाँ, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को ज्यादा एम्पावर्ड फील करता है। हाँ, और वो जो बंदा हथियार लेके खड़ा है उसकी आधी तो जान इसमें अटकी रहती है कि कहीं कोई इसमें हथियार में से कुछ टूट ना जाए, कुछ गोली ना गुम हो जाए, उसकी ज्यादा टेंशन है। हाँ, तो वो तो मजे वाला काम नहीं है। एक वो जो बहुत फेमस और बहुत कंट्रोवर्शियल केस हुआ था जीप के सामने, मेजर गोगोई का, उन्होंने जीप के सामने एक मिलिटेंट को बांध दिया था। बहुत बढ़िया किया मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया।
मतलब मैं तो ये सोच रहा था काश मुझे ऐसा मौका मिल जाता। हाँ, मतलब आई थिंक दैट माइट हैव बीन द ड्रीम ऑफ मेनी फौजीज। बहुत बढ़िया है, वो पत्थर मार रहा है, उसी के बंदे को आगे लेटा दो, खुद ही खाएगा पत्थर। हाँ। तो अगर मतलब ये सोचो ना, 140 करोड़ लोग रोज ये सेफ फील करते हैं कि भाई इंडियन आर्मी इज एट बॉर्डर्स और वो हमारा ध्यान रख लेंगे। देखिए हम यहाँ पे इतने बढ़िया आलिशान सेटअप में इसीलिए कर पा रहे हैं काम, क्योंकि वो फौजी भाई वहां पे खड़े हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमें पता है कि वो बंदा अपना सब कुछ दांव पे लगा करके हमें बचाएगा। ट्रू। अब इस बात को ऐसे सोच लो कविश भाई कि आप और मैं इस पॉडकास्ट रूम में बैठे हुए हैं, ये ऑफिस मेरा है जी। इसके बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड इस बिल्डिंग की सुरक्षा कर रहा है और मैं आराम से इसमें पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूं। अब कोई आदमी आके सिक्योरिटी गार्ड को, एक बच्चा आके 15 साल का, मेरे सिक्योरिटी गार्ड 6 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और उनमें से एक को आके पत्थर मार के चला जाता है और मेरे सिक्योरिटी गार्डों के हाथ में डंडे हैं, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं पॉडकास्ट में हूं, बिजी हूं, और जब मेरे इंस्ट्रक्शन आएंगे तो वो उस डंडा उठाएंगे। भाई ऐसी की तैसी सिक्योरिटी गार्ड लगाने की किस लिए लगा रखे हैं फिर सिक्योरिटी गार्ड? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, दैट these people should be ठोकोड, one. Secondly, army should be allowed to handle military matters on its own. See, वो जो right to defense, right to self defense जो कि IPC में sections 96 से 106 तक है, वो वाला नहीं होना चाहिए राइट टू डिफेंस फौजियों का। फौजियों को अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, तो देयर शुड बी फ्रीडम टू फायर बैक। हाँ ये ठीक है, अगर पत्थर मारा है तो उसे गोली मत मार दो, दैट इज टू मच, बट लेकिन उसे हाँ डंडा वंडा मार के तो भगाने का बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। मिलिटेंट को आगे बांध दिया तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? आई वुड लाइक टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ कि वो मिलिटेंट को बांधने की बिल्कुल वो मिलनी चाहिए। बल्कि मैं उनके मेजर साहब की प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद देता हूँ, कितना बढ़िया इनोवेटिव आइडिया है, ये तो मिसाल बनना चाहिए। सारे जो ऑफिसर्स ऐसे ऑपरेशंस में जा रहे हैं, इट सराहनीय बात है, इट इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल दैट ही हैड दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड। और उन्होंने जो भी जोखिम उठा करके उस बंदे को उसके सामने, जीप के सामने बांधा, बहुत बढ़िया, जितने पत्थर खाएगा उतना मजा है। अपने लोगों को बचा लिया ना, इट इज वेरी राइट, अदरवाइज अटैक हो रहा था उन्हीं के व्हीकल पे। हाँ जी, देखिए दुश्मन से अगर हमें बचाव करना है, वो सिर्फ अपनी कुर्बानी देकर के ही करने की जरूरत नहीं है ना, उनकी जान लेकर करना बेटर है। ट्रू। ह्यूमन शील्ड बनाए। ट्रू। कविश भाई, शॉर्ट सर्विस कमीशन जी तड़कता भड़कता टॉपिक जिससे आप बहुत करीब हैं। अब मुझे लग जाएगी आग। अब आपको लग जाएगी आग। मैंने आपका रील भी देखा था, जनरल वीके के सामने आप शायद बहुत सारा मीडिया खड़ा था और उनको आप यही बोल रहे थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन पे क्या होगा जी। तो क्यों आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है या बहुत ज्यादा अनफेयर है? थोड़ा सा अनफेयर नहीं है, पूरा 100% अनफेयर है। जब से स्टार्ट हुआ तब से अनफेयर है। 100% अनफेयर, इलीगल, अनलॉफुल है। जितने भाषाओं के शब्द हैं इलीगल के, जो पर्यायवाची हैं, वो सारे इसमें लागू होते हैं। देखिए जब से शॉर्ट सर्विस कमीशन बना, अब आपको इसमें अगर बीच में रोकना रोक दो, नहीं तो मैं 1 घंटे तक लगातार चल सकता हूँ इस इशू पे, ठीक है। तब से केवल शॉर्ट सर्विस, देखिए जब चाइना ने, जब अगेन व्हेन वी वर ऑन आवर नीज, ओके, द इंडियन स्टेट, तब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स बनाया गया जब चाइना वॉर हो रही थी 1962 में। तो ये था कि हमें ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी कमीशन बना दिया। उस टाइम पे एक लाइन लिख दी, पेंशन इज अंडर कंसिडरेशन। वो अंडर कंसिडरेशन, 60 साल में तो उनकी कंसिडरेशन कंप्लीट हुई नहीं आज तक, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है कि मतलब आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में तो बताओगे भाई कि अंडर कंसिडरेशन आपने कंसिडर करके क्या किया। जैसे मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयज होंगे, आप कहेंगे कि आपकी सैलरी इज अंडर कंसिडरेशन। अब कब पता चलेगी मेरे को मेरी सैलरी क्या है, ठीक है। खैर वो बहुत पुरानी बात हो गई। तो इन्होंने कभी भी 1962 में एक आए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया रूल्स 1962, उसके तहत ये है कि एनी पर्सन हु इज सर्विंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपकी पेंशनेबल सर्विस हो जाती है, पेंशनेबल सर्विस आपकी हो जाती है 20 साल के बाद फौज में एज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन अगर आपकी पेंशनेबल सर्विस नहीं हो रही है तो 10 साल तक आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, जिसमें कि सरकार की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। वो इन्होंने नहीं दिया। 1962 से 2004 तक द नेशन वॉज स्लीपिंग। अब अगेन इट इज कंप्लीटली एन एपॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई एम नॉट इन्वॉल्विंग कांग्रेस और बीजेपी और वॉट एवर पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर एट दैट टाइम। इट शुड हैव बीन कंसिडर्ड। आई कैनॉट अंडरस्टैंड 42 साल तक लोग कैसे सोते रहे। अनफॉर्चुनेटली किसी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ने प्रॉब्ली कोर्ट में जाके कोई ठीक से मुकदमा भी मेरे ख्याल से नहीं किया गया, हमें नहीं मिलता, हमने बहुत इसमें रिसर्च कर ली। 2004
सरकार को लगता है 2003 में सरकार को लगता है कि हमारे पे पेंशन का बहुत लोड आ रहा है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और व्हाटएवर सरकार इट मे हैव बीन एट दैट टाइम। तो उन्हें लगता है कि यार पेंशन का बहुत लोड है, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए हमारे केवल पेंशन पे ही जा रहे हैं, हमें पेंशन का सिस्टम खत्म करना है। 6th पे कमीशन के तहत पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया, न्यू पेंशन स्कीम ला दिया गया। न्यू पेंशन स्कीम में यह है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूं या स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनमस बॉडी की जॉब में हूं, तो मैं अपनी सैलरी का 10%, मान लीजिए मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, बेसिक पे प्लस डीए मेरी 1 लाख रुपए है, तो मैं उसमें से 10,000 रुपए अपने एनपीएस अकाउंट में डालूंगा और सरकार भी 10,000 रुपए ही डालेगी। ये शायद स्टार्टिंग में 10% इक्वल कंट्रीब्यूशन था, अभी आज की तारीख में अगर मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूं तो सरकार को 14,000 रुपए डालने हैं, ठीक है, 14% गवर्नमेंट डालती है। लेकिन ये चीज सबके लिए इंप्लीमेंट कर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयूज, जो भी हम सरकारी सर्वेंट जिसको भी समझते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो हमें लगते हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आरबीआई, एसबीआई, राइट्स, एनी काइंड ऑफ पीएसयू, ये सब भी उसमें कवर्ड है। इन सबको एनपीएस का बेनिफिट मिल रहा है, केवल शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को नहीं मिल रहा है। ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूं। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट सर्विस कमीशन का डेफिनेशन ऑडियंस को बता। शॉर्ट सर्विस कमीशन ये होता है कि आपकी कमीशन हुआ, एक्चुअली 5 साल से स्टार्ट किया गया था, इसलिए उसका शॉर्ट सर्विस उसका नाम दिया गया था। शॉर्ट सर्विस इज इन टुडेज टाइम्स अ मिसनॉमर, क्योंकि आज की तारीख में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 14 साल की कमीशन सर्विस कंप्लीट करते हैं प्लस 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, इन सम केसेस 1.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। 14 साल में तो राम जी का वनवास पूरा हो गया था। लाइफ इंप्रिजनमेंट को भी कम्यूट कर करके 14 साल में कंप्लीट मान लिया जाता है कानूनन, लेकिन 14 साल में अब भी इनको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मे बी इट कैन बी कॉल्ड लॉन्ग सर्विस कमीशन या कुछ और टर्म दे दें, लेकिन इट इज नॉट शॉर्ट सर्विस कमीशन। ओके, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो ये है जिसमें ऑफिसर्स जो हैं वो 14 साल मैक्सिमम के लिए 10 से 14 रिक्रूट किया जाता है, 10 साल से 14 साल कमीशन किया जाता है। कमीशन किया जाता है। परमानेंट कमीशन जो रहता है वो रहता है जिसमें आप 58 ईयर्स 54 58 में रिटायर होते हो, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट सर्विस अब इसमें ना क्या है, वो गाजर लटकी रहती है, कैरेट, कि भाई आपके 10 साल जब कंप्लीट होंगे तो आपको परमानेंट कमीशन शायद मिल जाएगा, शायद नहीं मिलेगा। अब हमारे टाइम तक, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को कभी से परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे SS91 एक जो आर्मी का कोर्स था, SS91 जो कि शायद मार्च 2011 में कमीशन हुए थे ये ऑफिसर लोग, तो इनको उम्मीद थी कि हमें परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक ट्रेंड ये था आर्मी में कि अगर मान लीजिए आपका रिकॉर्ड ठीक ठाक चल रहा है, एवरेज भी चल रहा है, आपने अपने कमांडिंग ऑफिसर को थप्पड़ नहीं मार रखा है, आपने बदतमीजी नहीं कर रखी, आप इनडिसिप्लिन नहीं हो, तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, ये उम्मीद होती थी। अब एकदम से SS90 से या SS91 से शायद 2021 के आसपास से एकदम से इन लोगों का जो कन्वर्जन रेशो था, मतलब जैसे मान लीजिए पहले 80% विलिंग ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल रहा था, वो 80% से ला दिया गया लेट अस से 30%, 33%, 40%। तो आधे ऑफिसर्स जो कि बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे, वेल परफॉर्मिंग थे, उनको भी परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया। अब लेकिन जैसे मान लीजिए हमने 10 साल तो ये सोच के नौकरी करी ना कि हमें परमानेंट कमीशन मिलेगा, हमने अपनी जी जान उसमें लगा दी, ठीक है। अगर कोई बीच में अपॉर्चुनिटी थी, मान लीजिए कोई बाहर बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट में पैकेज मिल रहा था, वो जॉब के लिए हम जा नहीं पाए। मेजर राकेश हैं, मेजर राकेश उस जॉब के लिए नहीं जा पाए क्योंकि अगेन यू डोंट हैव राइट टू रिजाइन। लेकिन और आपने अपने जी जान झोंक रखा है इस नौकरी में, और आपको एकदम से पता चला भाई मुझे तो परमानेंट कमीशन भी नहीं मिला। तो आपको परमानेंट कमीशन भी नहीं मिला, आपको एनपीएस भी नहीं मिला, आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी नहीं मिला, उसके बाद मजे की बात यह है कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, ठीक है, आपको कोई रिटायरल बेनिफिट नहीं है ऑलमोस्ट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। शॉर्ट सर्विस कमीशन ये है कि आप 10 से 14 साल तक नौकरी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं कविश भाई, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं या आप ही का एग्जांपल लेते हैं, कविश भाई का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा एग्जांपल शायद थोड़ा गलत हो जाए क्योंकि मेरे को परमानेंट कमीशन, मेजर सीता शेल्के का एग्जांपल ले लो, ओके, वो बहुत न्यूज में थे। किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से मैं मेजर हूं और मेरी 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने वाली है जी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैं हूं, मेरी फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही थी फॉर एग्जांपल। मैंने घर खरीद लिया था और उसकी 20 साल की ईएमआई है। मैंने गाड़ी खरीद ली थी, उसकी भी कुछ 3 साल की ईएमआई रहती है। कल से मेरे को पता लग गया कि मेरी ये जॉब मेरे को परमानेंट नहीं कर रहे हैं। अब मेरे जो घर की ईएमआई है 37,450 फॉर एग्जांपल, और मेरी गाड़ी की ईएमआई है 12,463 फॉर एग्जांपल, तो करीब 50,000 वैसे तो जोड़ना पड़ेगा, बट करीब 50,000 रुपये महीने का मेरा ईएमआई जाता है जी। क्या करूं? आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, पहले से नींद उड़ी होगी।
एक्चुअली बहुत मुश्किल है जी। मैं जानता हूँ, मेरे को रोज़ कम से कम 10 कॉल आती हैं या मैसेजेस आते हैं डिफरेंट नंबर से, मतलब अलग अलग ऑफिसर्स के। लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है ये। तो फिर तो सोल्यूशन यही है कि जब तक मैं परमानेंट नहीं होता तब तक मैं घर या गाड़ी ना खरीदूं। मतलब ऐसा ये प्रैक्टिकल बात ये भी नहीं है, लेकिन मतलब इसमें अब मैं नसीहत तो ये दूंगा कि आप अपना ना, जैसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में आए, या तो मतलब देखिए देश में फौजियों को आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ गए हैं तो आपको अपना ऑल्टरनेटिव करियर की पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक तो ये बात नहीं होता है तो आपको कोर्ट में केस डालने पड़ेंगे, लोग डाल ही रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के परमानेंट कमीशन के केसेस डाल रखे हैं कि आई वॉज अ डिजर्विंग ऑफिसर, आई हैव बीन ओवरलुक्ड, मैनी डिजर्विंग ऑफिसर्स हैव बीन ओवरलुक्ड, आई हैव रिपीटेड इट 10 टाइम्स ऑन वीडियो। मेरा एक दोस्त था, वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हैंड पिक्ड है यूनाइटेड नेशंस मिशन के लिए, उसको भी परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया, पता नहीं क्यों। मेजर सीता शेल के, जो कि इतना न्यूज़ में थी, जो कि एक टांग पे खड़े रह करके 31 घंटे तक वायनाड में उन्होंने बेली ब्रिज बनवाया, शी वॉज दी ओनली फीमेल ऑफिसर, उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया। और वो मजे की बात यह है, उन्हें जब परमानेंट कमीशन डिनाई हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये काम किया है वायनाड में बेली ब्रिज वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की कोई श्रद्धा या डिवोशन या कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है इनसे। कर्नल भैरवान, कर्नल शिवेंद्र सर, ये दोनों शॉर्ट सर्विस ऑफिसर थे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, आपने देखा ही होगा उस वाली वीडियो में, जो कि सन्नी देओल ने जिनका किरदार निभाया बॉर्डर मूवी में। तो बहुत सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भी शहीद होते हैं। एक लेफ्टिनेंट नवदीप थे, वो सुप्रीम सैक्रिफाइस उनका हो गया था, या मे बी वाज किल्ड इन एक्शन और व्हाटएवर, ही वाज अ लेफ्टिनेंट। तो अगर आप मर जाते हैं तो ठीक है, आपको सारी फैसिलिटीज जो भी हैं वो मिल रही हैं, लेकिन अगर आप बच के आ रहे हैं और आप 10 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेडिकल तक कवर्ड नहीं है। हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन और ख़त्म कर दी गई है। कई लोगों को ये लग रहा है, मतलब उन्हें उम्मीद थी कई सालों से। डिसेबिलिटी होने के बाद एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अच्छी पोस्टिंग्स नहीं मिलती, अच्छे डेजिग्नेशन नहीं मिलते, आपका प्रमोशन रुक जाता है उसकी वजह से काफ़ी हद तक, और उसका डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिल रही। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा पक्ष आके ये कह रहा है कि ये केस इनको AFT में फाइल करना चाहिए। उनकी बात कोर्ट ने सुनी नहीं। हाई कोर्ट का ये ऑलरेडी, दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, आई थिंक 27 नवंबर 2023 का, कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल आर वेरी स्पेशल, डोंट मेक पिंग पोंग ऑफ दीज पीपल। फौजियों का पिंग पोंग मत बनाओ आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सुप्रीम कोर्ट से वापस जाना पड़ रहा है, हम किसी हाई कोर्ट में केस डालेंगे। तो मतलब वो ये कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब विंटर वेकेशन पे जाने वाले हैं शायद। नहीं, वो ऑलरेडी विंटर वेकेशंस पे होंगे, आपका वो मैंने देखा है। विंटर वेकेशंस और समर वेकेशंस वाली बात है, वो अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल से भी इतनी लंबी वेकेशंस नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सरकार के साथ, MOD, दे आर फाइलिंग अपील इन एवरी केस। इनका ना मतलब ऐसा है कि अगर कोर्ट में जब आते हैं ना, अगर मैं कहूँ 2 और 2 4 होते हैं ना, ये कहेंगे नहीं सॉरी 2 और 2 4 नहीं होते। 2 और 2 तो 4 भाई हो ही नहीं सकते। 2 और 2 4 ना कभी थे, आज तक तो कभी हुए नहीं, ना कभी होंगे। 2+2 कैन नेवर बी 4। आर्यभट्ट साहब ने लिखा है 2 और 2 4 नहीं हो सकते। पाइथागोरस ने लिखा है 2 और 2 4 नहीं हो सकते। और चलो अगर मान भी लें कि 2 और 2 4 हैं, तो तुम्हारे लिए 2 और 2 4 नहीं हो सकते। मेजर कविश के लिए 2 और 2 4 नहीं हो सकते। 2 करोड़ लोगों को देश में NPS मिल सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिल सकता है, EPF का बेनिफिट मिल सकता है, पेंशन मिल सकता है, प्रो राटा पेंशन मिल सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं मिल सकता। और 2 और 2 तो 4 तुम्हारे लिए है ही नहीं, पहली बात। लेकिन हम ये बहस इस कोर्ट में नहीं करेंगे, हम उस कोर्ट में ही बहस करेंगे। तुम पहले उस कोर्ट में जाके केस फाइल करो, ठीक है। उनका ये है, हमने अगर AFT में केस फाइल कर देंगे, AFT से भगाएंगे, कहेंगे हाई कोर्ट में जाके केस फाइल करो। हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, बोलेंगे AFT में केस जाके फाइल करो, बिकॉज यू हैव टू डिले। 10 साल 15 साल तक डिले करो, इन लोगों को थका दो, ठीक है। आधे लोग मर लेंगे तब तक। जो हमारे सामान्य ऑफिसर्स हैं जो प्रो राटा पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिछले 6 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में, दे आर इन द 70s एंड 80s। अगर मान लीजिए उसका डिसीजन आ भी गया फेवर में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपील करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस, इट इज अ पॉलिसी विच इज बैड, दिस इज अ पॉलिसी विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। ये जो हमारे जनरल साहब लोग हैं, जिनको इस पॉलिसी के लिए शायद थोड़ा चेंज के लिए बोलना चाहिए, आई थिंक दे माइट बी बिजी इन मोर इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू make policies or defense of the nation, how we will defend ourselves against Pakistan and China, how possible attack, in possible attack scenarios, how we will defend ourselves. But someone has to, concede that what has been happening for the last 62 years probably is wrong. I think इस केस में गवर्नमेंट को, इसमें बहुत पॉलिसीज भी हैं कि गवर्नमेंट को हर केस में बहस नहीं करनी चाहिए, जो कि साफ है ना। अगर 2 और 2 4 है, आप इसमें कुछ भी गणित लगा लो, 2 और 2 4 ही होगा।
इसमें इट इज क्लियर एज सनलाइट। इस केस में सरकार को हाथ जोड़ करके माफी मांग करके, अब अगेन इट इज ए पॉलिटिकल, जो भी सरकार है या ब्यूरोक्रेसी या व्हाटएवर इट इज, उनको हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए कि सॉरी, हमने अभी तक आज तक अन्याय किया है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के साथ। जिसको परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा है उसको एनपीएस उसका मिलना चाहिए विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलॉन्ग विद एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मेजर राकेश साहब हैं जो, उनका अभी तक 10 साल अगर उन्होंने नौकरी कंप्लीट की तो उनका कम से कम 15-20 लाख 25 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। लॉस हमें इतना नहीं चुभता, पैसा हमारे लिए फिर भी सेकेंडरी होता है, हमें ये चुभता है कि जो हमने अपने देश के लिए जो काम किया, जो कुर्बानी दी, जो सैक्रिफाइसेस किए, उनको आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो। चुभती हमें ये बात है, सारे भारतवासी, सारे देशवासी मेरे भाई बहन हैं, भारत हमारी माँ है, हम सब ब्लड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, लेकिन हमें हमारी माँ ने, हमारी मातृभूमि ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है, ये बात मुझे चुभती है। ठीक है, मैं भी उसी माँ की कोख से जन्मा हूं जिससे वो परमानेंट ऑफिसर जन्मा है, मैं भी उसी कोख से जन्मा हूं जिससे वो जो बंदा है, जो जुडिशियल ऑफिसर है सरकारी महकमे में, जो टीचर है, जो डॉक्टर है, जो चपड़ासी है, प्यून है, आईएएस ऑफिसर है, वो सब उसी भारत माँ की कोख से जन्मे हैं, लेकिन आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो। दिस इज माई प्रॉब्लम। अंडरस्टूड। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा कविश भाई लेटर स्टेज के लिए रखा था क्योंकि मैंने दूसरे पॉडकास्ट में भी, इसीलिए मैं खुद से चुप हो रहा हूँ क्योंकि मुझे मैं इसमें आई कैन गो ऑन। मैंने दूसरे पॉडकास्ट में भी देखा था आप थोड़ा सा इस टॉपिक से, ऑब्वियसली क्योंकि आप सोचो ना कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू दिस टॉपिक। एक्चुअली मैंने अपनी जिंदगी के ना लास्ट 16 महीने में आप समझ लीजिए मैंने यही काम किया। 90% मतलब मेरी रग रग में ना ये एनपीएस का इशू भरा हुआ है, मेरे कण कण में, मेरी रगों में ये दौड़ता है। मेरे को कभी भी आप स्टार्ट कर दो रात के 2 बजे, आई विल गिव अ स्पीच, क्योंकि मैंने यही सेम स्पीच, मेरी एक रटी हुई स्पीच भी होती थी, वो मैंने कम से कम 100 ऑफिसर्स को सुनाई है। क्योंकि जो ऑफिसर मुझे फोन करता है वो बोलता है सर पहले बार केस समझा दो कि है क्या, ठीक है, इशू क्या है, इससे हमें फायदा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे पहलू नहीं कवर किए क्योंकि आपको आई एम श्योर यू हैव अदर क्वेश्चंस फॉर मी, तो मेरी लेकिन मतलब ये रग रग में ये चीज घुसी हुई है एकदम। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ कविश भाई, इंडियन आर्मी के कुछ डार्क साइड्स होंगे जो शायद हमें नहीं पता होंगे। वो अगर आप उस पॉडकास्ट पे प्रतीक की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने ऐसा थंबनेल बना दिया है। डार्क साइड भी होंगे, बिल्कुल हर एक चीज़ के डार्क साइड होते हैं, कोई भी चीज़ 100% बढ़िया नहीं होती या 100% कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन आर्मी के 99 चीज़ें ब्राइट साइड होंगी, 1% डार्क साइड होंगी। तो उसको ऐसा हाईलाइट जिस भी वजह से हो रहा है वो ना हो। मैं ये बात 1000 बार कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ, इंडियन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स आर हेड्स एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। इनमें करप्शन बहुत कम होता है औरों के मुकाबले, इनमें लोगों को जान लुटाने का जज्बा होता है, सेल्फलेसली सर्व करने का जज्बा होता है पहले दिन से आखिरी दिन तक। और मैं ये बता रहा हूँ, किसी भी अगर आप रिटायर्ड फौजी को खड़ा कर दो ना, वो आज भी कहेगा कि मैं अपनी छाती पे पहले गोली खाने जाऊंगा अगर लड़ाई की नौबत आती है तो। बिल्कुल ऐसे है जी, ठीक है। तो डार्क साइड, यस, अब ये बात कहने के बाद डार्क साइड डेफिनेटली है। हाँ जी, बताना चाहोगे? हाँ, डार्क साइड जो आपने अभी तक पूछा, एनपीएस इशू इज डेफिनेटली अ डार्क साइड। शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। डिसेबल्ड सोल्जर्स के बेनिफिट्स को आप खत्म कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए ना। मैं बता रहा हूं आपको पैसा बचाने का तरीका। आपका ये एम है कि आप जो डिसेबल्ड फौजी हैं उनको आप डिसेबिलिटी पेंशन का खत्म करके, कुछ हजारों करोड़ में इनका आंकड़ा है, शायद 4 से 6 हज़ार करोड़ के करीब है कुछ, जो ये पैसा बचाना चाह रहे हैं शायद सालाना, बाय डिप्राइविंग डिसेबल्ड फौजीज फ्रॉम डिसेबिलिटी पेंशन। तो आप ऐसा करो, आपको पैसा बचाना है ना, आप ऐसा करिए, जो हर 6 महीने में डीए इंक्रीमेंट होता है ना, डियरनेस अलाउंस 3%, 4%, 6% जितना भी होता है, अगली बार जब भी इंक्रीमेंट होगा ना, उसका सिर्फ 1% आप कम इंक्रीमेंट कर दो। देखो, आप सैलरी घटा तो सकते नहीं। मेरे माइंड में ये आइडिया भी आता है कि हर एक 2 करोड़ के लगभग सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इंडिया में, 1.5 करोड़ होंगे, उन सबका 1% सैलरी कम कर दो या 1000 रुपीज़ पर मंथ कम कर दो, तो लाखों करोड़ की आपकी सालाना बचत हो जाएगी। लेकिन सैलरी कम नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 310, 311 और जो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होते हैं उसके तहत आप किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं कर सकते, स्ट्राइक पे आ जाएंगे। स्ट्राइक, वही ना, सरकारें गिर जाएंगी तो सिविलियंस को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो तो आतंक मचा देंगे। लेकिन आपको पैसा बचाना है। एनपीएस का जब ये इशू आया, एक और बात बोल देता हूँ, एनपीएस का जब इशू आया, सारे सरकारी महकमे देवर अनहैप्पी बिकॉज इनको ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बढ़िया लगती थी। तो इन्होंने 20 साल तक आंदोलन करके, खूब क्रांतिकारी हरकतें करके, अब सरकार को मजबूर किया कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया जिसमें अश्योर्ड पेंशन है। सो इट इज मच बेटर देन एनपीएस एज पर मोस्ट पीपल।
Some people say that NPS is also better than UPS, but that is besides the point. Point is that सब सिविलियंस ने प्रोटेस्ट कर करके मजबूर किया कि सरकार कोई अशोर्ड पेंशन स्कीम लाए. तो अगर आपको खैर पैसा बचाना है, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगले टाइम पे या अगले 1-2 बार आप DA को 1% कम इंक्रीज कर दो, आपके लाखों करोड़ रुपए बच जाएंगे. लेकिन आप वो नहीं करोगे क्योंकि आपको अपनी सरकार का खतरा है, आपको अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसमें कवर्ड. तो आपने एक छोटी सी टुकड़ी ढूंढी, फौज है, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, जितने भी होंगे 15-20 लाख, मैं एग्जैक्ट नंबर एनीवे. तो इनको बस इनके डिसेबिलिटी राइट्स इनके छीन लीजिए, इनके डिसेबिलिटी पेंशन का राइट इनसे छीन लो, तो उतना हमारा पैसा बच जाएगा. अगर आप और लोगों से छीन लो, मतलब और लोगों का, अगर जिसका भी, सबको बराबर रख लो ना. वाई ओनली द आर्मी नेवी एयरफोर्स शुड बी एट द रिसीविंग एंड. एनीवे, दिस इज 2 points. अनदर अगेन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर से कंसर्न है कि इनको आफ्टर रिटायरमेंट कोई प्रॉपर मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, वो नहीं होना चाहिए. एक और बहुत डार्क साइड है जो कि मैं अकेला हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है. एक ये बहुत बड़े लेवल पे इलीगल काम हो रहा है जो कि AGIF, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड. अगेन आई एम सेइंग इट इज़ एन एपॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट जैसे एक ऑफिसर मेरी तरह जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है वो अगर रिलीज होता है तो ये लोग 1,60,000 रुपये काट लेते हैं मेरे इंश्योरेंस फंड में से, इस नाम के कि वो मेरे को अगले 26 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं. अरे भाई, मैंने आपसे वो कभी पॉलिसी मांगी नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए आपकी पॉलिसी. मुझे तो HDFC से, ICICI से, SBI से, मुझे तो किसी और से लेनी है इंश्योरेंस पॉलिसी. मैंने करा भी ली है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी पॉलिसी नहीं पसंद, मैंने आपसे मांगी नहीं, मत दो मुझे. लेकिन आप 1,60,000 रुपये मेरे जैसे हर एक ऑफिसर से काट रहे हैं, ठीक है. और वो इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीटली इलीगल है क्योंकि मैंने ना कभी परमिशन दी, ना मैंने मांगी, और उतना ही पैसा काट रहे हैं 54-56 साल के आदमी से. फॉर मतलब सेम प्रीमियम है, सेम इंश्योरेंस बेनिफिट है, सेम पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है. आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से पूछ लीजिए या किसी CA के बच्चे से ही पूछ लीजिए जिसको जरा सी भी कॉमन सेंस होगी, वो बता दे दिस इज ग्रॉसली इलीगल, ठीक है. ये एक बात अलग हो गई. सो दिस इज फॉर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स. शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए एक और बात यह है, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो रखी है, उसे इंटर आर्म्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं लेने देते हैं. अगर मान लीजिए कोई फौजी बंदा फ्लाइंग के लिए ठीक नहीं बचा है या इन्फेंट्री के लिए ठीक नहीं बचा है, सो यू शुड गिव हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू सम अदर आर्मर सर्विस. लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आप तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हो, तो आपके लिए हम इंटर आर्म्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं अलाउ करेंगे, भले ही आपके घुटने टूटे, आपके हाथ पैर टूटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. और बाद में उस बंदे को डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नया कानून आया है GMO एंड ER 2023, इसके तहत डिसेबिलिटी पेंशन हैज बीन मेड वेरी वेरी डिफिकल्ट. So these are a few, bad things. Another thing which is more, something for the bureaucracy or the, the legislature to improve is that the structure of the Army Navy Air Force in terms of promotion should not be so steep. When the structure is so steep for officers as well as for jawans, then the level of motivation sometimes comes low. तो अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में सुपरसीड हो गया, उसका मोटिवेशन नहीं बचेगा कि वो अच्छे से काम करे, ठीक है. ये NFU की बातें हैं, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी कहते हैं इसे कई बार. ये बाकी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है, लेकिन आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं होता. यही प्रॉब्लम जवान भी फेस करते हैं. कई जगह ऐसा होता है कि जवान जो कि एक सिपाही रैंक से भर्ती हुआ है, उसको कहीं कहीं 15 साल की नौकरी में भी वो सिपाही रैंक से ही रिटायर हो जाता है, उसको लैंस नायक, नायक, हवलदार बनने का मौका नहीं मिलता है. सो दीज आर a few major problems which I think can be rectified. Also, yes, there should be right to resign on the basis of payment of that whatever money. Or maybe you can say that right to resign should be there from peace areas. Field से आप मत resign करने दो, उसमें कुछ condition लगा दो, but there should be no such blanket ban on resignation. Also with some kind of monitoring, social media should be allowed for sure. I have no doubts about that, because it is a great morale booster for many people and it can be used for very great purposes also, for research and many good things. Great, wonderful. कविश भाई, एक जो जनरल ऑडियंस रहती है, एक नॉर्मल जो सिटीजन रहता है, उसको ये लगता है कि बॉर्डर पे अभी लड़ाई तो हो नहीं रही है, तो इतने सारे सोल्जर्स दिन भर करते क्या हैं? मैं ऐसा कहता हूँ, आप एक बार आ जाओ फौज में और देख लो कि करते क्या है, आपको बहुत मज़ा आएगा. इंडिया में ना ये आपका सौभाग्य है कि यहाँ पे कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है. इट इज़ अ वॉलंटरी फोर्स इन इंडिया. आर्मी नेवी एयरफोर्स जी तोड़ मेहनत करते हैं दिन भर, ट्रेनिंग के पहले दिन से, ठीक है. आपको एक टर्म होता है आर्मी में, नॉर्थ लॉस्ट हो रखा है, मतलब आपको पता नहीं कि नॉर्थ किस दिशा में, आप घूम रहे हो दिन भर, फिरकी बनी हुई है.
दैट इज़ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू रिक्वायर टू अंडरगो। कैप्टन सौरभ कालिया हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। टॉर्चर अगर आप झेल रहे हैं, विंग कमांडर अभिनंदन हर कोई नहीं बन सकता। जब आपको टॉर्चर कर रहे हैं ना, तो आप कैसे नहीं सीक्रेट्स बता दोगे। यू आर ट्रेन्ड टू बिकम मेंटली एंड फिजिकली रोबस्ट, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सुबह हम जैसे ट्रेनिंग में बताता हूँ, सुबह उठते ही हम शायद 5 बजे हमारा फॉल इन होता था, 5:30 बजे, मतलब गर्मी है या सर्दी है उसमें आधे घंटे का वो डिफरेंस हो जाता है। 5:30 बजे हम पीटी परेड के लिए पहुँच रहे हैं। वहाँ पे 40-45 मिनट पीटी परेड चला, 40 मिनट भाग के, 1 किलोमीटर हम भाग के पीटी के लिए जा रहे हैं। पीटी करी 40 मिनट तक। वो पीटी वो बचकानी टाइप नहीं, वो मतलब हठ योगा टाइप नहीं है, वो प्रॉपर फिजिकल हार्डकोर वर्कआउट, रनिंग एंड पुशअप्स एंड चिनअप्स एंड रोप क्लाइंबिंग एंड ऑल प्रॉपर मसल मैन टाइप। और मतलब वेट लिफ्टिंग नहीं है, लेकिन प्रॉपर बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज हो सकती हैं। वहाँ से वो पीरियड खत्म हुआ, मान लीजिए 5:30 पे वहाँ पे है, 6:10 पे वो पीरियड खत्म हुआ। दौड़ के आया 1 किलोमीटर, चेंज किया, जो अपना ड्रिल की ड्रेस डाली, ड्रिल के वो भारी बूट्स, चमकती हुई यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसको ब्रासो करना है हर रोज सुबह सुबह उठ करके। वहाँ पे दौड़ के गए, ड्रिल करी 40 मिनट। ड्रिल इज़ नॉट अ जोक, ओके। ड्रिल इज़ प्रॉब्ली मोर टफ दैन पीटी एंड मोस्ट पीपल यूज्ड टू फाइंड इट टफर दैन पीटी। और उसमें जूते चमकते हुए होने चाहिए, मतलब सब कुछ टिप टॉप होना चाहिए। इट शुड बी इमैक्युलेट, स्पिक एंड स्पैन योर यूनिफॉर्म। वहाँ पे 40 मिनट उसमें खून पसीना बहाया ड्रिल में। उसके बाद फिर से दौड़ करके आए, नहा करके, पसीने आ रहे हैं, उस पसीने में ही नहा लिए। फिर नल से, नॉर्मल नल से अनफिल्टर्ड पानी बिना आरओ का वही पी लिया, ठीक है। नहाते नहाते मैं तो नहाने शावर का ही पानी पी लेता था टू सेव टाइम। 10-15 सेकंड उसमें बच रहे हैं, नहा रहे हैं ऐसे करके वही शावर का पानी पी लिया, क्योंकि वैसे भी नल का ही पानी पीना है, वो शावर से आ रहा है, एक ही बात है। कोई आरओ वारा का तो सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ, ये नेगेटिव बातें नहीं, सारी पॉजिटिव हैं। उसके बाद नहा धो करके फिर वर्दी बदल करके दूसरी ड्रेस लगा करके ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे। ब्रेकफास्ट का कोई भरोसा नहीं कितना खाने को मिलेगा। उसके बाद वहाँ से दौड़ करके आधा किलोमीटर अपना सैशल, मतलब अपना झोला उठा करके क्लास में पहुंचे। अब क्लास में नींद आ रही है, क्योंकि रात को 2 घंटे सोए हैं। अब क्लास में अगर नींद आ रही है तो टीचर बोलेगा बेटा पीछे आके खड़े हो, जो इंस्ट्रक्टर होगा। मैं तो मोस्टली खड़ा ही रहता था मुझे ज़्यादा नींद आती थी। या वो साथ वाले से कहते थे कि भाई से धाप मारो। धाप मतलब या तो सिर पे ऐसे थप्पड़ या पीठ पे ऐसे थप्पड़। मैंने बहुत मार खाई है इसके चक्कर में, ठीक है, क्योंकि नींद आ रही है। अब आप फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं, किसी किसी का नींद पे ज़्यादा कंट्रोल है, किसी का कम है, किसी की बॉडी को नींद की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी को कम है। दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो वहाँ पर जाके 3-4 घंटे की क्लासेस कर रहे हैं। वो क्लासेस भी ऐसे नहीं है कि एक ही जगह आराम से बैठे हुए हैं टिका करके। वो क्लास ऐसा भी होगा, उसमें 2 क्लास के बाद एक क्लास है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, वो 1.5 किलोमीटर दूर है। फिर वही यूनिफॉर्म में अपना झोला उठा करके दौड़ रहे हैं भरी दोपहरी में चेन्नई में। दोपहर 11-12 बजे वो तपती हुई धूप होती है, उसमें हाथ जब ऐसे रख लेंगे ना, अगर जैसे पुशअप्स की पोजीशन में अगर हमें बेंड हो रखे हैं, तो जब अगर 1 मिनट बाद उठेंगे वहां से, तो ऐसे नहीं उठेंगे, हाथों की ना वो पपड़ी उस पर चिपक जाती थी जमीन पे। दैट इज द काइंड ऑफ मे बी 45 डिग्रीज 50 डिग्रीज टेम्परेचर, हाथों की मतलब पपड़ी उतर जाती थी, ठीक है। ऐसे उसमें भाग के जा रहे हैं वहां पे, फिर पसीने में हो गए, मतलब पूरी वर्दी पसीने में भीगी हुई है। उसमें फिर बैठ के वो लेक्चर सुन रहे हैं। फिर नींद आ रही है, कोई कह रहा है कि बेटा तुम यहीं पे ना रोलिंग स्टार्ट कर दो। फिर उसी वर्दी में हम रोलिंग काट रहे हैं, ऐसे 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 ठीक है। वो कह रहा है 100 क्रीम रोलिंग करो, पुशअप्स कर लो, मतलब चिनअप सिटअप्स कर लो, वगैरह वगैरह, ठीक है, कैमल कैरी कर लो, ऐसे टाइप की चीज़ें। तो ये सब क्लास खत्म करके 12:30-1 बजे उस लंच के लिए भाग के जा रहे हैं। देयर इज नो सिस्टम ऑफ वॉकिंग, मतलब वॉक करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ट्रेनिंग में, फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। ये मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को कोई डाउट है कि ऑफिसर बहुत मस्ती मार रहे हैं, या पहली बात तो एक टफ एग्जाम निकाला, इक्वली कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बाकियों के लिए होता है, उतना ही टफ एग्जाम निकाल करके हम गए। उसके बाद ये 1 साल की केवल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। एनडी वाले और ज़्यादा ट्रेनिंग करके आते हैं, एनडीआईएमए वाले, ओटीए का बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद 12:30-1 बजे वो लंच के लिए गए। लंच में भी किसी ने हो सकता है मैस आउट कर दिया, चम्मच को ऐसे ऐसे मारेगा, वो बोले कि चलो निकल लो यहाँ से क्योंकि आपको कहीं बुलाया जा रहा है। फिर हम वहाँ धूप में आधे घंटे खड़े हैं, उसमें कोई सीनियर आके हमें थोड़ा सा हमारा रगड़ा कर रहा है या कुछ लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर सबसे उसको कहते हैं मेंटल मतलब यार पकाओ मत यार, मतलब आप एक्सरसाइज वगैरह करा लो, रोलिंग वोलिंग करा लो, पुशअप्स करा लो, लेकिन ये भाषण मत दो, क्योंकि बहुत मतलब उसमें यह है कि नींद आ रही है, नींद को कैसे कंट्रोल करें, और पक रहे हैं हम। तो फिर वो वहाँ पे आके मेंटल देते हैं। फिर हम यूँ ऐसे बेंड पोजीशन में अगर खड़े हैं, या पीछे 20 किलो का पिट्ठू बांध के खड़े हैं। उसके बाद अपना ऐसे फिर ऑलमोस्ट 2:30-3 बज गए, 3:30 बज गए। 4 बजे से फिर से स्पोर्ट्स परेड है या कुछ और है। इसके बीच में कुछ मिसलेनियस काम है, धो भी आ रहा है, उससे अपने कपड़े कलेक्ट करने हैं, अपने जूते वगैरह पॉलिश करने हैं, शाम की जो गेम्स ड्रेस है उसको आयरन करना है। फिर वो दौड़ के गए 1 किलोमीटर स्पोर्ट्स फील्ड में। फिर वहाँ पे फिर से पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज, फुटबॉल या बास्केटबॉल या हॉकी वगैरह उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ से फिर से भाग के आए,
1 किलोमीटर, फिर उसके बाद नहा करके मुफ्ती ड्रेस मतलब शर्ट एंड पैंट लगा करके फिर स्टडी पीरियड होगा। स्टडी पीरियड में आधे घंटे तक पढ़ना है। अब पढ़ने की किसकी हिम्मत बची है इस स्थिति में? मैं पढ़ लेता था, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाकू था, मैंने कम से कम 10-12 किताबें ख़त्म करी हुई हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री लॉ बुक्स ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग डेज ओनली। तो उसमें फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ने में अगर कोई सोता हुआ मिल गया फिर उसे धाप पड़ेगा, और जो या फिर उसके बीच में भी कोई लोग आके पीटी वगैरह कुछ ऐसे स्टार्ट कराते थे। फिर वो 7-7:30 बजे तक वो स्टडी पीरियड खत्म हुआ, फिर दौड़ के गए आधा किलोमीटर, वो खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने से पहले थोड़ा सा रगड़ा मिल रहा है, खाना खाने के बाद रगड़ा मिल रहा है, फिर 8-9 बजे से लेके 12-1 बजे तक कुछ भी कुछ और मतलब या तो रगड़ा सेशन चल रहा है, या पीटी चल रही है, या रोप क्लाइंबिंग, या रनिंग, स्प्रिंटिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपना जैसे हम एक कैंप में जाते थे तो उसके लिए चिंदी बनाते हैं जिसमें कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे, वो काम कर रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मिसलेनियस थिंग्स। Someone is coming and giving you a motivational lecture. Someone is coming and motivating you how you should be winning the football competition. There's a debate competition coming in wherein I have participated. तो डिबेट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, miscellaneous things. फिर मान लीजिए हम 12 बजे सोने के लिए चले गए नहा धो करके, फिर एक आवाज़ आती है fall in immediately, मतलब तुरंत आ जाओ, ठीक है। तो फिर तुरंत हम सीधा पहुँच गए अपना बनियान और शॉर्ट्स में, और फिर उसके बाद रगड़ा खा रहे हैं 1-2 घंटे तक। कोई ये नहीं कहता मैं थक गया या, ठीक है। तो फिर 1-2 बजे फिर उसका सो रहे हैं। ये है दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच एन ऑफिसर अंडरगोज। मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ट्रेनिंग में क्या होता है, हमें वो जैसे सीनियर्स होते थे वो हमें हैंड्स अप लेग्स डाउन कर देते थे, ऐसे हम खड़े हैं, पीछे रेलिंग लगी है उसके सहारे, तो भूत बना हुआ है, मतलब पसीने से, अब इतना पसीना आता है चेन्नई में, इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पसीने से वहाँ पे ऑलमोस्ट तालाब बन गया, हाथ फिसल रहे हैं, ठीक है। उसमें वो कहते थे चलो हम ना, तुम ऐसे ही लटके रहो इस पर, और जिसको अगर हाथों में ज़्यादा दर्द हो रहा है या बॉडी में पेन हो रहा है, अगर आपको नीचे आना है आप आ जाओ, बस आपको 2 शब्द कहने हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। यू जस्ट से आई एम फक्ड। मैंने 1 साल में किसी को नहीं सुना बोलते हुए। ये होता है फौजी का हौसला। दिस इज हाउ एन ऑफिसर इज मेड इन द इंडियन आर्मी। कोई नहीं कहता आई एम फक्ड, कितना भी मतलब भूत बन जाए या वो गिर जाए, हाथ फिसल जाए, सिर में चोट लग जाए, कुछ भी, नो वन विल एडमिट, ठीक है। कोई एडमिट नहीं करेगा कि मैं हार गया, मैं थक गया, आई एम गिविंग अप, नो, नो वन विल एडमिट। सो दिस इज व्हाट गोज इनटू द ट्रेनिंग ऑफ एन ऑफिसर। जवानों की ट्रेनिंग इससे थोड़ी सी कम रिगरस होती है। मैं ओटीए की बात कर रहा हूँ केवल, स्पेसिफिकली ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। फिर जब ऑफिसर बन जाते हैं उसमें भी सुबह फिर 5:30-6 बजे से पीटी का पीरियड, उसके बाद ड्रिल परेड या कोई भी ऐसी नॉर्मल क्लासेस हैं, मतलब ड्रिल ही होगा मोस्टली, या पीटी के बाद जनरली ऑफिसर्स के इतना नहीं होता है, 6:30-7 बजे वो ब्रेक ऑफ हो गया पीटी से, उसके बाद वो अपने घर पे आएंगे, अपना एडम बंदोबस्त करेंगे, मतलब नहाएंगे धोएंगे, ब्रेकफास्ट। मोस्टली अगर देखा जाए मोटे मोटे शब्दों में अगर बात करें तो पूरे दिन ट्रेनिंग, पूरे दिन भर डिफिकल्ट ट्रेनिंग चलती है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग that a soldier or an officer is working 14 to 16 hours a day. हाँ, तो भाई देख लो जो तुम लोग नारायण मूर्ति साहब के पोस्ट पे कमेंट करते हो, अगर उन्होंने 70 आवर्स अ वीक बोल दिया, उनको पूरा 70 आवर वर्क वीक से सिविलियंस के छक्के छूट गए सुनते ही। काम करना तो उनका दूर की बात है, मतलब उस पर विवाद हो रहा है। मैंने एक बार सुना कि एक बार न्यूज आई इन शॉर्ट्स में कि किसी के कोई कॉर्पोरेट में न्यूज़ आ गई कि ना वो बॉस ने रात के शायद 12 बजे मैसेज भेज दिया कि कल सुबह तुम्हें 6 बजे आना है, और उसका वो इतना बड़ा बवाल बन गया कि मतलब वो न्यूज़ बन रही है। मैं सोच रहा हूँ यार आर्मी में हम तो जीते इस तरीके से हैं यार, इसमें मतलब कौन सी बड़ी बात है, मतलब इट इज़ अ शॉक दैट इट इज़ बिकमिंग न्यूज़ इन द सिविल स्ट्रीट। हमारे यहाँ तो रोज़ ही होता है, इवन आफ्टर गेटिंग कमीशन एज एन ऑफिसर, रात को 12 बजे इंस्ट्रक्शन आएगी यार सुबह बेटा 6 बजे यहाँ पहुँच जाना, आपको ये काम करना है। जवानों के साथ तो हमेशा ये होता है, मतलब आप या तो कोई ना कोई परेड में हैं या किसी ना किसी परेड के लिए तैयार हो रहे हैं, या तो अपनी आयन यूनिफॉर्म कर रहे हैं या जूते चमका रहे हैं। ऑफिसर्स को इतना नहीं करना पड़ता, जवानों के लिए ज़्यादा होता है ये। संडेज को भी आप या तो अपना हेयर कट ले रहे हैं या अपना कुछ बैग की सेटिंग कर रहे हैं या केबिन कवर्ड कर रहे हैं, मतलब कि अलमारी ठीक से सेट हो। कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो उसके लिए जूते वगैरह ठीक से लगे होने चाहिए, कपड़े जहाँ सूख रहे हैं वो ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब सारा कुछ ओवरऑल काम धाम सब सेट है। आपका आई कार्ड प्रॉपरली लगा हुआ है, मिसलेनियस थिंग्स, कई सारी यूनिफॉर्म जैसे जवानों को मेंटेन करने पड़ते हैं। सो यू आर वर्किंग 12 to 14 to 16 आवर्स ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। मतलब मैं कई बार जवानों से बात पूछी है कि भाई ये बताओ सुबह तुम कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो। मान लीजिए कोई जवान कह रहा है कि साहब मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ और रात को 10:30 बजे सोता हूँ, तो ये हो गया 18 घंटे। अब भाई 18 घंटे में से तुम्हें अपने लिए, जिसमें तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका फौज से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा तुम्हें कितना टाइम मिलता है। वो बंदा बताता है साहब 1 से 2 घंटे मैक्सिमम। तो बेसिकली वो बाकी सारा काम, भले ही ऐसा डायरेक्टली वो कोई परेड में इन्वॉल्व नहीं है,
लेकिन जैसे मान लीजिए अब अगर उसको अपनी बैरक्स की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, वो भी अल्टीमेटली आर्मी का ही काम है। वो ऑफिशियल परेड नहीं है, वो कहीं लिखित में नहीं होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बट इट इज़ ट्रू। अगर उन्हें एरिया मेंटेनेंस के लिए जाना है, मतलब एरिया की सफाई करने के लिए जाना है, सड़कों की, आपने देखे होंगे आर्मी कैंपस इतने क्लीन रहते हैं, ठीक है, घास कटाई के लिए जाना है, वो भी उसका ऑफिशियल काम ही है, भले उसकी कहीं कोई रिटर्न एंट्री नहीं होगी, तो बंदे को मुश्किल से एक दिन में 1-2 घंटे मिल पाते हैं। बाकी वो 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे काम ही कर रहा है। वो यही ऑलमोस्ट यही सारे काम कर रहा है। हर छुट्टी वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन बस उसे वर्दी नहीं लगानी, ट्रैक सूट में वो यही सारे काम करेगा। होली दिवाली वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, न्यू ईयर वाले दिन भी लगभग मोस्टली यही काम करेगा। और ज़्यादातर लोगों को इससे कोई ग्रीवेंस नहीं होता, बहुत खुशी खुशी कई लोग काम करते हैं। कुछ लोगों को ग्रीवेंसेस भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अगर और कोई प्रॉब्लम हो रही है। देख लो भाई, आप लोग जो अगर कॉर्पोरेट वाले हो तो नारायण मूर्ति साहब के तो ऐसे मीम्स बना दिए थे, तो अब देख अगर ये सिविलियंस इतना काम कर लेना 70 घंटे, मेरे ख्याल से एक फौजी नॉर्मल, अगर आप जवानों को और जेसीओस वगैरह को लो, इनका कम से कम 100 आवर्स अ वीक हो जाता होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग संडेज वगैरह। अगर ये सिविलियंस इतना काम कर लें, हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ये सब लोग इतना काम कर लें, तो देश के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। 3 साल में काया पलट, मतलब ऐसे कह रहा हूँ, 1 साल 2 साल में काया पलट जाएगी। मिनिस्टर्स तो करते ही है ना, कितना मेहनत करनी पड़ती है, आप रिजॉर्ट्स में जाना पड़ता है, अपने मिनिस्टर्स को छुपाना पड़ता है, और फिर वो 100 करोड़ के वो पहुंचाने पड़ते हैं कि तू हमारे उसमें आ जा, तू हमारे उसमें आ जा, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आई विल नॉट कमेंट, आई विल नॉट। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जनरल कॉमन मैन हूँ। आप शायद इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, तो शायद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं पास करना चाहते, बट आई कैन डू दैट। जब तक ऑफिसर काफी सीनियर नहीं हो जाते हैं, या जब तक कोई जो जवान की रैंक में आके सूबेदार टाइप नहीं बन जाते हैं, सीनियर नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका मिनिमम 10-12 घंटे एक दिन हर रोज रहता है। ग्रेट। कविश भाई, आज हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करी है इंडियन आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में। लास्ट क्वेश्चन आपसे ले लेता हूं, ये पॉइंट्स आप आज क्यों रेज कर रहे हैं? जब आप एक एम्प्लॉई थे, आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे थे, आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? आप क्या चाहते हैं इन सिविलियन से? मेरा सवाल है इस, क्योंकि मेरे पास कई बार क्रिटिसिज्म में भी आता है। आप क्या ये चाहते हैं कि जो फौजी फौज में नौकरी कर रहा है वो उस समय ही विद्रोही बन जाए? क्या आप ऐसी फौज चाहते हैं 10, 12, 15 लाख की जो विद्रोह कर रहे हैं? देखिए, समस्या सबको होती है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट और प्राइवेट कंपनी में जो सर्वेंट है, आप बिजनेस चला रहे हैं, आपको भी कोई ना कोई शिकायत होगी, या तो अपने एम्प्लॉय से होगी या अपने ऊपर वाले से होगी, कुछ ना कुछ आपको शिकायतें होंगी। क्या आप ये चाहते हैं कि जब मैं बॉर्डर पे तैनात हूं मैं उसी समय लड़ाई करने लग जाऊं अपने सीओ से? क्या आप फौज में विद्रोह चाहते हैं? यू वांट अ म्यूटिनी, यू वांट अ रिबेलियन? दूसरी बात, हमें जो भी आदेश मिलता है, अगर उस समय मुझे लग भी रहा है कि वो गलत है, एज अ गुड सोल्जर आई विल कंप्लाई विद इट, एंड दिस इज व्हाट एन आर्मी मैन शुड बी डूइंग, दिस इज व्हाट इज कीपिंग इंडिया सेफ। तो उस समय हम वो काम करते हैं, और मोस्टली टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा रोना धोना करने का। तीसरी बात, जितना एक तो, और उस समय मीन्स बहुत कम होते हैं। अभी हम सोशल मीडिया में बहुत आराम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस समय अगर हम ये पॉडकास्ट करें हमारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जैसे आपने उस BSF वाले बंदे की बात करी, उसका भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई थी, कोर्ट मार्शल तक की हालत में वो गया था। तो हमें वो फांसी लटकने का कोई शौक नहीं है। मुझे, मतलब मैं गोली खा के मर लूँगा पाकिस्तानियों से, चाइना वालों से, लेकिन मैं वो कोर्ट मार्शल पे करा के नहीं मरना। चौथी बात, मैंने जितना हो सकता है मैंने किया सर्विस में रहते हुए, बहुत सभ्य तरीके से। मैंने अपनी सर्विस के दूसरे साल से स्टार्ट कर दिया था ये काम करना, ठीक है। एक जो हमारे वकीलों के जो जैक डिपार्टमेंट में किताब होती है, उसमें मैंने कम से कम 25 एरर्स निकाल के चिट्ठी लिख के भेजा था कि साहब देख लो, आपकी किताब में ये एरर्स हैं, यू प्लीज़ रेक्टिफाई दैम। क्योंकि हमें ये सिखाया जाता था कि अगर कोई, उस किताब के पहले पन्ने पे लिखा था कि अगर कोई एरर्स हैं इस किताब में तो इस पते पे भेज दो। मैंने मेरी आदत है, मेरी थोड़ी शार्प साइट है, मैं बढ़िया बढ़िया किताबों में भी जो प्रॉपर कंपनीज के द्वारा पब्लिश होती हैं, हार्पर कॉलिंस टाइप, मैं उसमें भी गलतियाँ छांट लेता हूँ। प्रूफ रीडिंग का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो लिस्ट बना के उन्हें भेज दी, ठीक है। फिर 3rd ईयर से मैंने ये पूछना स्टार्ट किया कि जैग ऑफिसर्स की सीनियरिटी में लॉस क्यों होता है। मैंने उसके लिए RTI एप्लीकेशंस फाइल करी हैं, वेल नोन फॉर फाइलिंग RTI एप्लीकेशंस ड्यूरिंग माई सर्विस टेन्योर। फिर मैंने अकेले दम पे एक जैग ऑफिसर्स के लिए, कि उनकी प्रॉपर सीनियरिटी के लिए जो वकील होते हैं, क्योंकि उनका 2.5-3 साल की सीनियरिटी का लॉस हो जाता है, हर महीने 15-20 हज़ार का इमोल्यूमेंट्स का लॉस हो जाता है, जो ये बिल्कुल इलीगल है। ये ब्रिगेडियर साहब भी कह चुके हैं जैग डिपार्टमेंट के। तो मैंने उसके लिए अकेले अपने दम पे हाई कोर्ट में केस फाइल किया। और ये जो NPS वाला इशू है,
ये भी मैंने सर्विस में रहते रहते ही स्टार्ट किया। मैंने बहुत कुछ किया है जितना कुछ हो सकता है सर्विस में रहते हुए। मैंने कई आरटीआई एप्लीकेशंस डाली, मैंने स्टैट्यूटरी कंप्लेंट भी डाली, लेकिन मैंने कभी बदतमीजी नहीं करी। ये बीएसएफ के उस बंदे के टाइप जो बिल्कुल प्रॉपर ऑफिशियल मोड्स हैं, मैंने उनसे अपनी बातें कन्वे करने की कोशिश करी। जो ये बात लोग कहते हैं कि आपने उस समय क्यों नहीं किया, इनको या तो पता नहीं है या मे बी शायद ये पाकिस्तानी टाइप के लोग हो सकते हैं, या जो जिनको अपने देश से प्रेम नहीं है, इस टाइप के लोग हो सकते हैं। उन्हें एक्चुअली एक शायद टर्म होता है सोशल मीडिया बेगर्स, ये शायद अटेंशन सीकर होते हैं या सोशल मीडिया पे ऐसे टाइप के लोग हो सकते हैं। जो कि आपका जो प्रीवियस पॉडकास्ट था उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था जी, जहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया जी। हाँ जी। अंत में मैं एक बात और अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, ये जो लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर देते हैं बड़े आराम से कि आपने ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया, या आपने ये बात पहले क्यों नहीं बोली, या आपके तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, या आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिला होगा, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ आपने क्या कर लिया फौज के लिए? आप कभी भर्ती हुए? थैंक यू कविश भाई, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में और काफ़ी इंसाइट्स हमें इंडियन आर्मी के जानने को मिले, पॉजिटिव साइड्स भी, कुछ डेवलपमेंटल एरियाज भी। एंड आई होप ये जो आवाज़ है आपकी ये सही कानों तक पहुँचे। थैंक यू। एंड इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू सो मच। मच।